हेलो क्लास 9th वालों, कैसे हो आप लोग। आज मैं लेके आया हूं आपकी एसएसटी का नया चैप्टर बेटा। चैप्टर का नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। इस पूरे ही चैप्टर को हम लोग एनिमेशन की मदद से समझेंगे, जिससे आपको पूरा चैप्टर ही मक्खन लगने लग जाएगा बेटा। ठीक है, बहुत आसानी से समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। इस चैप्टर का जो इंस्पिरेशन है वो हुआ था फ्रांस से। ठीक है, मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, फ्रांस का रिवॉल्यूशन पढ़ाया था ना। वहां पे जब फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन हुआ तो फिर ये बात पूरे यूरोप में फैलने लग गई और धीरे धीरे करके जो है यूरोप के जो रशिया है उसके अंदर भी रिवॉल्यूशन आया बेटा। ठीक है, अब क्या था कि फ्रांस के अंदर देखो, मैंने आपको बताया था कि 3 स्टेट हुआ करते थे। ठीक है, पहला स्टेट, दूसरा स्टेट और ये तीसरा स्टेट। पहले स्टेट के अंदर जो है क्लर्जी आते थे, मतलब चर्च से रिलेटेड लोग आते थे। दूसरा स्टेट जो था उसमें नोबिलिटी आते थे, मतलब जो है किंग और उसका फैमिली आया करता था। और तीसरे स्टेट के अंदर जो है नॉर्मल पीपल आया करते थे, है ना। नॉर्मल पीपल में कौन हो गया, जैसे कि फार्मर हो गए, लेबर हो गए, छोटे मोटे बिजनेसमैन हो गए, पढ़े लिखे लोग हो गए, एडवोकेट हो गए, डॉक्टर हो गए, सिविल वाले जो हो गए, इस टाइप के लोग इसमें आया करते थे। और यहाँ पर जो है ये दोनों मिलकर इसके ऊपर टैक्स लगाते थे और इनके ऊपर राज करते थे बेटा। तो इस टाइप का सिस्टम चलता था, जिसको फ्यूडल सिस्टम भी बोलते हैं, मोनार्क सिस्टम भी बोलते हैं, जिसका खात्मा कर दिया गया था, है ना। और जब ये बात सब दूर फैली तो फिर जो है पूरे यूरोप में, यूरोप के अलावा छोड़ो, आप पूरे एशिया के अंदर भी इस बात की हड़कंप मच गई कि यार फ्रांस में देखो रिवॉल्यूशन हो गया है, हमको भी कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। यहाँ तक कि एशिया के अंदर जो हमारा इंडिया है ना, उसके ऊपर भी इसका इंपैक्ट पड़ा और फिर हमने भी यहाँ पर जो है फ्यूडल सिस्टम को हटाया और यहाँ पे भी जो है हमने डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाया बेटा। ठीक है, क्या था ना बेटा, यूरोप के अंदर जो है 3 तरीके की आइडियोलॉजी उस समय चला करती थी, है ना। सबसे पहले थी लिबरल, दूसरी थी रेडिकल और तीसरी थी कंजर्वेटिव। ठीक है, जो लिबरल्स लोग थे ना बेटा, उनकी सबसे अच्छी बात यह थी कि वो भैया सोसाइटी में चेंज लाना चाह रहे थे, है ना। और ये लोग चाहते थे कि वहां पर जितना भी धर्म हो, जो भी धर्म वहां पर चल रहे हैं, उन सभी धर्मों को इक्वल राइट्स मिले। कहने का मतलब ऐसा ना हो कि एक धर्म को तुमने बहुत अच्छा बना दिया और एक धर्म को तुम ढंग से नहीं मान रहे हो, है ना। सारे के सारे धर्म को ये इक्वल राइट्स देना चाह रहे थे, जो कि इनकी बहुत अच्छी बात थी बेटा। ठीक है, और ये लोग चाहते थे कि हर एक व्यक्ति को उसकी फ्रीडम मिले, मतलब ये इंडिविजुअल फ्रीडम के सपोर्टर थे। ये चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का गुलाम नहीं हो, सबको अपनी अपनी फ्रीडम मिलनी चाहिए, है ना। और ये लोग ये भी चाहते थे कि जो डायनेस्टी है उसका खात्मा हो, मतलब कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसी नौटंकी नहीं चलनी चाहिए, बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए ये तो। ठीक है, और यहां तक कि जबकि ये तो ये चाहते थे कि देखो जो भी राजा बने, मतलब जो भी चाहे प्राइम मिनिस्टर बने या कोई भी बने, तो वो इलेक्शन के थ्रू आए, लोग उसको जिताए और वो बन जाए, ऐसा ये चाहते थे बेटा। ठीक है, और लेकिन बस इनकी एक ही खराबी थी, और वो खराबी क्या थी कि ये जो इलेक्शन तो करवाना चाह रहे थे, ये वोट भी दिलवाना चाह रहे थे, पर ये वोट जो है सिर्फ अमीर लोगों से ही वोट दिलवाना चाह रहे थे। ये जो गरीब लोग हैं और जो यहाँ पे औरतें हैं, उनसे ये वोट नहीं दिलवाना चाह रहे थे, उनको वोट नहीं देना चाह रहे थे। तो इनकी ये सबसे बुरी बात थी यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखना, जो लिबरल है वो औरतों को वोट नहीं देने जा रहे थे, मतलब जो है गरीब लोग हैं उनको वोट नहीं देना चाह रहे थे। ठीक है, ऐसा। अब इसके बाद आता है हमारे पास रेडिकल। ठीक है, जो रेडिकल थे ना बेटा, रेडिकल भी यही चाहते थे कि जो भी लीडर बने, जो भी नेता बने हमारे यहाँ का, वो उसको लोग चुने, उसके बाद ही वो लीडर बने। ऐसे नहीं कि राजा का बेटा राजा बन जाए, ये कॉन्सेप्ट ये लोग भी नहीं मानते थे। ठीक है, ऐसा। मेनी ऑफ देम वर आल्सो सपोर्टर ऑफ द वुमेन सफरेज मूवमेंट। यहां तक कि बहुत सारे रेडिकल जो है ये मानते थे कि देखो महिलाओं को भी वोट देना चाहिए, इनका अधिकार है, ऐसा नहीं हो कि तुम इनको वोट ना देने दो। ठीक है, जैसे लिबरल नहीं देने देते थे ना, लेकिन ये उनके जैसे नहीं थे, ये तो चाहते थे कि औरतें जो है वो भी अपना वोट दे, और वाकई में जेन्युइन बात है ना। ठीक है, उसके बाद unlike the liberals, these people were against any privileges enjoyed by big landlords and affluent industries। कहने का मतलब ये है कि भैया ये जो है जो अमीर अमीर लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको जो प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, जन्म से ही जो बहुत सारे प्रिविलेजेस मिल जाते हैं, उन सबके ये लोग खिलाफ थे। ठीक है, लेकिन ये लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ में नहीं थे बेटा। ये ऐसा नहीं सोचते थे कि यार किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, ये तो सोचते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी तो
होनी चाहिए बेटा, ठीक है ऐसा। बट वाज अपोज टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी विद ओनली अ फ्यू। बस इनकी ये प्रॉब्लम थी, ये सोचते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी तो हो पर कुछ ही लोगों के पास में ना हो, वो प्रॉपर्टी बहुत सारे लोगों के पास में, मतलब सब लोगों का काम चलता रहे कैसे भी करके, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है कंजर्वेटिव, है ना। जो कंजर्वेटिव लोग थे ये भैया लिबरल्स और रेडिकल्स दोनों के ही अपोजिट में थे, दोनों कोई नहीं, दोनों के खिलाफ में थे ये लोग, ठीक है। ये क्या है, ये चाहते तो थे कि चेंज हो, पर ये यूं सोचते थे कि चेंज आए पर बहुत धीरे धीरे आए, है ना, एकदम चेंज नहीं आ जाए, अचानक से कुछ बदलाव ना हो जाए। और बस ये चाहते थे कि अगर देखो तुम चेंज तो करना चाह रहे हो, समझदार तो थे ये भी, है ना, पर ये चाहते थे कि चेंज तो हो पर धीमे धीमे हो, और जो हमारी पुराना जो कल्चर है, जो पास्ट है हमारा, उसको आप पूरे एक तरह, ऐसा नहीं हो कि उसको आप बिल्कुल साइड में ही रख दो, उसको मानो ही नहीं, अपनी पास्ट पुरानी चीज भी मानो और बदलाव भी करो, और बदलाव जो करो वो स्लोली करो, धीमे धीमे बदलाव करो। ऐसी इन लोगों की सोच हुआ करती थी बेटा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। तो क्या था कि यूरोप जो था ना, उसके अंदर अलग अलग इंडस्ट्री लग रही थी हर एक जगह पे, है ना, और इंडस्ट्री लगने के अलावा यहाँ पर रेलवे नेटवर्क जो है वो भी बहुत तेजी से फैल रहा था। इन सब चीजों की वजह से जो है वहां पर एक नई क्लास जो है उसने जन्म ले लिया, जो कि थी वर्कर क्लास बेटा, ठीक है। मतलब बहुत सारे मजदूर लोग वहां पर आए थे जो जिनको जो है इंडस्ट्री में काम करना था, बेसिकली लोग ही थे वहीं के रहने वाले, पर उनको भी अपना घर खर्चा चलाना था। इसकी वजह से जो है बहुत सारी औरतें हो गई, है ना, बहुत सारे आदमी, बच्चे, ज्यादातर लोग जो है इन सब फैक्ट्रियों में काम करने लग गए थे, और इनकी जिंदगी बहुत टफ थी, बहुत डिफिकल्ट लाइफ थी, बहुत ज्यादा वर्किंग आवर्स इनके हुआ करते थे, ठीक है। पर इनको जो पैसे मिलते थे वो बहुत कम मिलते थे, पर जो काम के वर्किंग आवर्स जो थे वो बहुत ज्यादा हुआ करते थे बेटा। मतलब इनकी बहुत तकलीफ वाली जिंदगी थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि वहां पे बेरोजगारी वाला अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज्यादा होता था, जिसकी वजह से ये सब तकलीफें होती थी, है ना। अब क्या था कि अगर बाय चांस मान लो कि ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर इनका सामान नहीं बिका, किसी भी कारणवश इनकी फैक्ट्री बंद हो जाती थी, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो और ज्यादा बढ़ जाती थी, बहुत तकलीफ भरा जीवन हो जाता फिर लोगों का वहां पर, ठीक है ऐसा। अब क्या था, देखो जब सिटी जो है वो बढ़ रही है, इतनी सारी फैक्ट्री बढ़ रही है, सारी चीजें बढ़ रही है, लोग ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं, तो वहां पर जो है सैनिटेशन मतलब साफ सफाई की प्रॉब्लम होने लग गई। शहर जो है वो गंदे होते जा रहे थे, ठीक है, बहुत बदबूदार होते जा रहे थे, इस तरह की प्रॉब्लम होने लग गई थी। अब इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कौन ढूंढते थे? क्या ये जो लिबरल्स होते थे, जो रेडिकल्स होते थे, ये मिलकर जो है इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे वहां पर, ठीक है। इस टॉपिक है बेटा हमारा द राइज ऑफ सोशलिज्म, जिसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप बेटा, ठीक है। तो क्या था कि जो सोशलिस्ट लोग थे वो भैया इन कैपिटलिस्ट को, मतलब जितने भी लोग जो अपनी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी रखते हैं उनके खिलाफ में थे लोग, उनको अच्छा नहीं मानते थे ये लोग, है ना। जबकि ये लोग तो ये मानते थे कि भैया ये जितनी भी सोसाइटी में जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है, उन सब प्रॉब्लम का जो रूट कोस है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने वाले लोग ही हैं। इन लोगों की वजह से ही पूरे सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। हालांकि लोग ये तो मानते थे, है ना, सोशलिस्ट जो है ये तो मानते थे कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने वाले जो लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट होते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, ये लोगों का भला तो करते हैं। कैसे करते हैं भला? देखो इन लोगों के पास में इंडस्ट्री है तो इनको काम करने के लिए लोगों की जरूरत होती है, इसलिए जो लेबर है उनको सैलरी वगैरह देते हैं, इससे इनका घर चलता है, तो इस तरीके से भला तो करते हैं। पर इन लोगों का मेन मकसद होता है खुद का प्रॉफिट कमाना, ज्यादा से ज्यादा अपनी जेबें भरना। इन लोगों को तो ये थोड़ी बहुत सैलरी बांट देते हैं जिससे इनका घर चल जाता है, पर इनकी जिंदगी, इनकी लाइफ जो है वो बेटर नहीं होती इन सब चीजों की वजह से, ठीक है ऐसा। अब क्या था, तो लोग सोशलिस्ट जो थे वो ये चाहते थे कि अगर हमको हमारे पूरे समाज को ही अच्छा करना है ना, पूरी सोसाइटी को बेटर करना है, तो जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी प्रॉपर्टी है, वो किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में ना होके उसको पूरी सोसाइटी में बराबर से बांट दो, ताकि सबका ही भला हो जाएगा, ऐसा ये लोग मानते थे। मतलब सारी प्रॉपर्टी जो है किसी एक दो लोगों के हाथ में ना हो, कुछ ही लोगों के हाथ में ना हो, पूरे सोसाइटी में उसको बांट दिया जाए, पूरी जो मुनाफा आ रहा है, प्रॉफिट है, वो सब सोसाइटी में बांट दो ताकि सबका भला हो जाए, ठीक है। अब ये कहने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर इसको करेंगे कैसे? सवाल ये उठता है ना कि कैसे किया जा सकता है, मतलब ऐसा कोई क्यों हाँ करेगा अपनी प्रॉपर्टी के लिए? तो यहाँ पे क्वेश्चन उठा कि व्हाट विल बी द बेसिस ऑफ सोशल सोसाइटी, के सोशल सोसाइटी आखिर काम कैसे करेगी? जब लोगों ने सवाल पूछा तो उसका जवाब देने वाले लोग भी आए, जैसे कि रॉबर्ट ओवन थे, है ना, लुइस ब्लैंक थे, कार्ल मार्क्स थे, और जो फ्रेडरिक एंजल थे, ये लोग आए और इन्होंने अपने 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 विचार रखे और बताया कि कैसे इस तरीके
से काम किया जा सकता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पे रॉबर्ट ओवन ने कैसे बताया, क्या आइडिया दिए इन्होंने कि कैसे सोशल जो है सोसाइटी किस तरीके से काम कर सकती है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। ये कौन थे, पहले इनके बारे में आप थोड़ा सा समझ लो। ये जो रॉबर्ट ओवन थे ये कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, छोटा मोटा आदमी तो बोल ही नहीं सकता था भैया। ये थे बहुत बड़े इंडस्ट्रियल, द वेल नोन इंडस्ट्रियलिस्ट रॉबर्ट ओवन, है ना, ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के बहुत बड़े जो है ये इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे। ये ट्राई टू क्रिएट अ न्यू काइंड ऑफ कम्युनिटी इन इंडियाना, अमेरिका। ये भैया एक नए तरीके की कम्युनिटी क्रिएट करना चाह रहे थे अमेरिका में। याद रखना, कभी क्वेश्चन पूछ ले कि अमेरिका का एक और नाम क्या है, तो नाम है भैया इंडियाना। ठीक है, कॉल्ड न्यू हार्मोनी। वो कौन सी सोसाइटी क्रिएट करना, कौन सी कम्युनिटी क्रिएट करना चाह रहे थे, एक न्यू हार्मोनी नाम से कम्युनिटी क्रिएट करना चाह रहे थे अमेरिका के अंदर। ठीक है, ऐसा। अब इन्होंने ये बोला कि सम सोशलिस्ट वर इन फेवर ऑफ कोऑपरेटिव्स वेयर वर्कर वर्कड टुगेदर एंड शेयर प्रॉफिट्स। इनके आइडिया ये थे कि जैसे मान लो कि कोई सी एक जगह पे बहुत सारे वर्कर ने काम किया, अब इन सब ने कुछ पैसा कमाया, तो उस पैसे को कोई एक जना ना रख ले पूरे के पूरे, उस पैसे को बराबर बराबर हिस्से में बांट देना। ठीक है, उनके शेयर जो है, जो उनका मुनाफा है, उसको जो प्रॉफिट है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। इस तरीके से समाज जो है वो काम कर सकता है ना, इस तरीके से सोशलिज्म आ सकता है, ऐसा ये लोग सोचते थे, रॉबर्ट ओवन, है ना। फिर एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था लुइस ब्लैंक। ये कहां के थे, फ्रांस के थे। ठीक है, तो इन फ्रांस लुइस ब्लैंक वांटेड द गवर्नमेंट टू प्रमोट कलेक्टिव एंटरप्राइजेस इंस्टेड ऑफ कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस। कहने का मतलब ये भी यही चाहते थे कि भैया जो लोगों के बीच में प्रॉफिट शेयर कर दिया जाए, पर ये काम कौन करे, गवर्नमेंट करे। मतलब गवर्नमेंट कुछ ऐसे नियम लेके आ जाए जिसमें ये लिखा हुआ हो कि जो इंडस्ट्री है ना, वो किसी एक व्यक्ति इंडिविजुअल के हाथ में ना हो, वो जो है पूरी की पूरी सोसाइटी के हाथ में उसकी पावर आ जाए, जिससे इसका जो भी प्रॉफिट होगा वो भैया उन लोगों के बीच में, पूरी सोसाइटी के बीच में बांट लिया जाएगा। अब जब गवर्नमेंट ये काम करके दे देगी तो लोगों को मानना पड़ेगा, लेकिन जो सब लोग बोलेंगे तो फिर लोग नहीं मानेंगे, है ना। और होता भी है ना, गवर्नमेंट अगर कोई नियम बना दे तो सबको मानना पड़ता है वहां पर। ठीक है, ऐसा। फिर आते हैं कार्ल मार्क्स, इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स के जो आइडियाज हैं उसको क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट लगा लेना आप इनके बारे में, है ना, ऐसा। तो कार्ल मार्क्स कौन थे, मैं दिखाता हूं। ये कार्ल मार्क्स है। ठीक है, कार्ल मार्क्स के अलावा भी इनके साथ में एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था फ्रेडरिच एंजल्स। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बताया भैया मेनी न्यू आर्गुमेंट्स इन दिस डायरेक्शन। अब इन्होंने क्या क्या बातें बताई, सुनना। मार्क्स बिलीव दैट इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी इज अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। मार्क्स ये मानते थे कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी है वो भैया कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। मतलब इंडस्ट्री वही चला सकता है जिसके पास में पैसा हो, कैपिटल हो, वही चला सकता है। और ये बात सही भी है ना, ऐसा। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फैक्ट्रीज ओन बाय द कैपिटलिस्ट एंड द प्रॉफिट ऑफ द कैपिटलिस्ट आर जनरेटेड बाय द हार्ड वर्क ऑफ द वर्कर। ये क्या बोल रहे हैं कि भैया इसका जो कैपिटल है, जो इंडस्ट्री चला रहे हैं, उसका पूरा कैपिटल किसने लगाया है, इन्होंने लगाया है, पैसा सब इसमें इसने ही लगाए हैं। पर ये बात तो सही है, पर ये भी मानते थे कि भैया जो प्रॉफिट आ रहा है वहां पर जो लेबर काम करते हैं, वो मेहनत करते हैं, उससे प्रॉफिट जनरेट होता है और उसका ज्यादातर हिस्सा ये रख लेता है ना, इनको तो सैलरी बांट देता है। तो यहां पे दोनों ही बातें सही है कहीं ना कहीं। ठीक है, ऐसा। मार्क्स कंक्लूड दैट एज लॉन्ग एज द प्राइवेट कैपिटलिस्ट कंटिन्यू टू एक्यूमुलेट प्रॉफिट द कंडीशन ऑफ द वर्कर कैन नॉट इंप्रूव। मतलब मार्क्स ये मानते थे कि जब तक जो ये कैपिटलिस्ट है ये सारा का सारा मुनाफा, सारा का सारा प्रॉफिट अपनी जेब में डालेंगे, तब तक बेचारे इन वर्कर की हालत सुधरेगी ही नहीं। इनकी तो जिंदगी बहुत दिक्कतों में फंसी रहेगी, गरीबी कभी दूर नहीं होने वाली। इसलिए ये इन वर्कर्स को कहते थे कि भैया इन लोगों को जो है उखाड़ के फेंको, हटाओ, और जो जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको सबको सोसाइटी में बांट देना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाह रहे। मतलब ये भड़का रहे थे इन लोगों को यहाँ पर, है ना। तो इसलिए इन्होंने क्या बोला, इन ऑर्डर टू इंप्रूव देयर कंडीशन वर्कर मस्ट ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड रूल बेस्ड ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी। आई बात समझ में। मतलब कैपिटलिज्म जो है उस कॉन्सेप्ट को हटाओ वहां से, और भैया इनकी जो प्रॉपर्टीज है उन सबको पूरे सोसाइटी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बराबर बांट दो, सबका मुनाफा होना चाहिए और सबका फायदा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा। अब क्या था, मार्क्स बिलीव दैट इन ऑर्डर टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम
forced exploitation, worker would have to create a very different kind of society in which all the property would be controlled and owned by the whole of society, that is social control। वही है कहने का मतलब कि जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर किसी इंडिविजुअल का अधिकार ना हो, उसको पूरे समाज में, पूरे सोसाइटी के बीच में बांट दो और उससे जो भी मुनाफा हो रहा हो उसको उन लोगों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जिससे सभी लोग खुश रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बाद में मार्क्स ने जो है इस सोसाइटी का एक नाम दिया जिसको इन्होंने कम्युनिस्ट सोसाइटी बोला। क्या बोला बेटा? इसको कम्युनिस्ट सोसाइटी के नाम से जाना गया। ये मार्क्स के जो आइडियाज थे, जो इनके विचार थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं बेटा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। ठीक है, तो क्या था कि 1870 के आते आते जो सोशलिज्म का आइडिया है वो पूरे यूरोप में फैल गया था, और फैलेगा ही सही ना। ऐसी बातें लोगों को बहुत पसंद आती है कि किसी अमीर आदमी की जो प्रॉपर्टी है उससे ले लो और पूरे समाज में बांट दो। जब भी इस तरह की बातें होगी तो ये ऐसी बातें बहुत जल्दी फैल जाती है बेटा। ठीक है, आपको भी पता है। अब क्या था कि यूरोप के अंदर जो है सोशलिस्ट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया था जिसका नाम था सेकंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नाम याद रखना, कौन सा नाम है? सेकंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नाम से जो है एक संस्था बना ली थी इन लोगों ने। ठीक है, अब क्या हुआ कि देखो वहाँ पे यूरोप के अंदर जैसे ब्रिटेन हो गया, मतलब इंग्लैंड है ना, ये जो जर्मनी है, इसके अंदर जो है यहाँ पे भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनने लग गए थे। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने लिए पैसा भी इकट्ठा करके रखते थे। पैसा इसलिए इकट्ठा करके रखते थे जब जरूरत पड़े तो अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं उनका सपोर्ट कर सके, उनकी मदद कर सके, इसलिए ये लोग जो है पैसा इकट्ठा करते थे। ठीक है, और ये अपने लिए जो है वोट देने का अधिकार भी मांगने लग गए थे कि भैया अब हम भी वोट देंगे, हम ये डिमांड करने लग गए थे कि हमको भी वोट देने दो यहाँ पे, है ना। और ये अपने लिए जो वर्किंग आवर्स है, इनके वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा थे, तो उसको कम कराने के लिए भी मांग करने लग गए कि भैया हमारे वर्किंग आवर्स कम करो ताकि हमारी हालत ज्यादा खराब ना हो। ठीक है, इन सब ऑर्गेनाइजेशन, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी को सपोर्ट करती थी बेटा। ठीक है, जैसे जर्मनी जो थी उसकी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो वहां पे एक पार्टी थी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, उसको इलेक्शन में सपोर्ट करती थी, पैसे से रिलेटेड और भी बहुत सारे प्रचार प्रसार करने से रिलेटेड और भी बहुत सारे तरीके से ये इस पार्टी को सपोर्ट किया करती थी। ऐसे ही जो ब्रिटेन था ना, वहां की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने तो अपनी खुद की पार्टी बना ली जिसको उन्होंने लेबर पार्टी के नाम दिया। उसने क्या नाम दिया? लेबर पार्टी। ठीक है, ऐसे ही फ्रांस के अंदर जो है वहां की जो ऑर्गेनाइजेशन थी वहां पर भी उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था सोशल पार्टी। क्या नाम था बेटा? सोशलिस्ट पार्टी, है ना। तो इतनी सारी पार्टियां बन रही थी, बहुत सारी चीजें हो रही थी, लेकिन इनमें से एक भी पार्टी जो है वो यूरोप के ऊपर सत्ता में नहीं आ पाई थी, पावर में नहीं आ पाई थी कोई भी। ठीक है, तो बट बाय 1914 द सोशलिस्ट हैड नॉट सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट एनीवेयर इन यूरोप। मतलब इतनी सारी पार्टियां हैं, भले पार्टियां बन रही हो, सब कुछ हो रहा हो, पर ये सरकार नहीं बना पा रहे थे, गवर्नमेंट नहीं बना पा रहे थे वहां पर, है ना, कहीं पे भी पूरे यूरोप में। लेकिन एक जगह पर ये पासा पलट गया और वो जगह थी रशिया। कहां पे थी बेटा वो जगह? रशिया थी। इसीलिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रशियन रिवॉल्यूशन। रशिया के अंदर पासा पलटा। ठीक है, रशिया के अंदर जो सोशलिस्ट है उन्होंने भैया रशिया के ऊपर जो है कब्जा कर लिया था, इन्होंने अपनी वहां पे गवर्नमेंट बना ली थी। मतलब रशिया के अंदर जो राजा निकोलस थे, है ना, उनको इन्होंने हरा दिया था, उनका खात्मा कर दिया था, उनकी पावर हटा दी थी और इन्होंने जो है पूरा कब्जा कर लिया था। पावर किसके हाथ में आ गई थी? इन लोगों के हाथ में, सोशलिस्ट के हाथ में आ चुकी थी बेटा। ठीक है, ऐसा। तो थ्रू द अक्टूबर रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 द सोशलिस्ट सीज्ड पावर इन रशिया। द fall of the monarchy in February 1917 and the events of October are called the October Revolution। most important topic है ये अक्टूबर रिवॉल्यूशन वाला। आप इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लगा लेना, है ना, एग्जाम में पूछा जाएगा कि अक्टूबर रिवॉल्यूशन क्या है। अगर 1-2 नंबर में पूछते हैं तो भैया आप लोग क्या करो, 1-2 नंबर में जो है उसमें यही लाइन लिखना, वरना अगर ज्यादा नंबर में आएगा डिटेल में तो वो आगे मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि अक्टूबर रिवॉल्यूशन क्या था। बाकी 1-2 नंबर में अगर पूछा जाए तो सिंपल
सिंपल सा लिखना है, क्या, द फॉल ऑफ द मोनार्की इन February 1917 एंड द इवेंट्स ऑफ द अक्टूबर आर कॉल्ड द अक्टूबर रिवॉल्यूशन। मोनार्की का फॉल होना, मोनार्की में मतलब कौन थे, ये राजा है ना, इनका जो सत्ता थी, इनकी जो पावर थी उसको खत्म कर दिया, इसको मोनार्की का फॉल होना कहते हैं, ठीक है। इनसे पावर छीन ली थी और वहां पर जो सोशलिस्ट है वो पावर में आ गए थे, इसी को हम लोग बोलते हैं अक्टूबर रिवॉल्यूशन। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीच बीच में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बात ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। ऐसा अब क्या हुआ कि आखिर रशिया में ऐसा क्या हो गया कि इन लोगों ने जो है, जो सोशलिस्ट जो है वो पूरे यूरोप में तो नहीं कर पाए, फिर रशिया में ऐसा क्या हुआ कि वहां पर जो है सोशलिस्ट ने अपनी कब्जे में ले ली पूरी की पूरी पार्टी। तो उसके लिए पहले हमको ये समझना पड़ेगा, इन सब बातों को समझने से पहले, कि भैया रशिया की सिचुएशन क्या थी। ये जो रिवॉल्यूशन हुआ ना, इससे पहले रशिया की क्या क्या हालतें थी, उससे पहले के पूरे साल को समझना पड़ेगा कि वहां पे किस तरीके के काम होते थे, कैसी एक्टिविटी चलती थी, इन सब चीजों को समझना जरूरी है। टॉपिक है बेटा हमारा रशियन एम्पायर इन 1914, ठीक है। तो देखो वहां पे क्या था कि जो रशिया है उसके जो राजा थे वो थे जार निकोलस। कौन थे, जार निकोलस। मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, जार की स्पेलिंग, हमको यही लगता है कि जार की स्पेलिंग जे से स्टार्ट होनी चाहिए, पर नहीं होती है, ये इंग्लिश का कमाल है। आप ध्यान रखना, स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करना, यहाँ पे टी से स्टार्ट होती है, जार निकोलस, और उसके पीछे सेकंड जरूर लगाना वरना आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो इनका पूरा नाम क्या था, जार निकोलस सेकंड, ठीक है। ये वहां के राजा हुआ करते थे, ठीक है। अब इनका जो एम्पायर है ना, आज का जो रशिया है सिर्फ उतना ही नहीं था, पहले रशिया और भी फैला हुआ था। तो देखो इनका एम्पायर कहां से कहां तक था। इनके एम्पायर में रशिया तो आता ही था, मॉस्को भी आता था, पर फिनलैंड हो गया, एस्टोनिया हो गया, लातविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, बेलारूस हो गया, यूक्रेन हो गया, और कुछ पार्ट जो है वो पोलैंड का भी इसमें आता था। मतलब इनका एम्पायर इतना बड़ा था जिसमें ये सारी चीज़ें तो आती थी, और साथ में इनका एम्पायर जो है पैसिफिक ओशियन तक फैला हुआ था। समझ गए ना आप लोग, इतना बड़ा एम्पायर उस समय इनका हुआ करता था बेटा, ठीक है। तो ये मैंने आपको वहाँ की ज्योग्राफी समझा दी। अब वहाँ पे धर्म कौन सा चलता था, तो देखो क्या था कि वहाँ पे जो धर्म चलता था वो चलता था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, है ना। और ये किसकी ब्रांच है, ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च की ही ब्रांच होती थी। तो वहां पर ज्यादातर जो धर्म मानने वाले लोग थे वो थे रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, ठीक है। हालांकि वहां पे दूसरे धर्म को मानने वाले लोग भी थे, जो लोग कम थे, मतलब, है ना। कौन कौन से थे, जैसे कैथोलिक था, कुछ मुस्लिम्स भी थे वहां पर, कुछ बुद्धिस्ट भी थे वहां पर, ठीक है, ऐसा। और वहां के जो लोग थे वो कामकाज क्या करते थे, वहां की इकोनॉमी कैसे चलती थी, तो वहां के अधिकतर लोग 85% से ज्यादा लोग हैं वो खेती बाड़ी का काम करते थे, ठीक है, किसान वगैरह हुआ करते थे। इंडस्ट्रीज बहुत कम होती थी, जो थी भी सही वो कहाँ थी, सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर थी, या फिर जो है मॉस्को के अंदर इंडस्ट्री हुआ करती थी बेटा, ठीक है। सब दूर इंडस्ट्री नहीं थी पहले, ज्यादातर लोग किसानी के ऊपर ही डिपेंडेंट थे, ठीक है, ऐसा। अब क्या है कि जब रशिया के अंदर रेल नेटवर्क फैलने लगा, मतलब जब रशिया की तरक्की हो रही थी, रशिया में बड़े बड़े शहर बन रहे थे, इंडस्ट्रीज लग रही थी, और वहां पर रेलवे नेटवर्क भी फैल रहा था, ये सारी चीजें हो रही थी। तो अब जिस भी जगह पे रेलवे नेटवर्क आता है, जहां पे तरक्की होती है, तो वहां पे क्या होता है कि जो विदेशी लोग हैं ना, जो फॉरेनर्स होते हैं, वो अपना पैसा उस देश में डालने के लिए आते हैं, ताकि उस पैसे को वो और ज्यादा मल्टीफोल्ड कर सके, मतलब पैसे से पैसा कमा सके। जैसे आज होता है ना FII का कॉन्सेप्ट, ऐसा, मतलब बाहर के लोग जो है, विदेशी लोग, फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ आते हैं और अपना पैसा लगाते हैं, ताकि वो अपने पैसे को जो है और ज्यादा तरक्की करवा सके और पैसे से पैसा कमा सके। तो रशिया एक ग्रोइंग कंट्री हो रही थी उस समय, इसलिए उन्होंने वहां पे अपना पैसा डाला था। जैसे ही किसी देश में इतना पैसा आता है तो वो देश तरक्की करने लगता है बेटा, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहां पे जो है कोल का प्रोडक्शन है वो 2 टाइम्स हो गया, और जो स्टील का प्रोडक्शन है वो 4 टाइम्स हो गया। मतलब कोयला और स्टील जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में उसका उत्पादन होने लग गया, उसका प्रोडक्शन भयंकर तरीके से होने लग गया था। अब उस देश की तरक्की होने वाली थी, ठीक है। अब क्या था कि जो मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी, या कि प्राइवेट प्रॉपर्टी किसकी, इंडस्ट्रियलिस्ट चलाते थे उसको, अमीर लोग चलाया करते थे उसको, ठीक है, ऐसा। वर्कर्स वर सोशली डिवाइडेड, जो वर्कर्स थे वो डिवाइडेड थे, सोशली डिवाइडेड थे, है ना। उनको कुछ पता नहीं, सब अपने अपने काम कर रहे थे, सब अपने अपने हिसाब से काम करते थे। ऐसे कोई जो वहाँ पे इस तरीके कोई यूनियन वगैरह नहीं बने हुए थे, पहले नहीं बने हुए थे, है ना, ऐसा। सम ऑफ द वर्कर स्टिल मेंटेन क्लोज
टाइज विद देयर नेटिव विलेजेस। कुछ वर्कर ऐसे थे जो आज भी अपने गांव से जुड़े हुए थे, गांव में जाते आते थे, है ना, रहते थे इस तरीके से। लेकिन बहुत सारे वर्कर ऐसे भी थे जो गांव को छोड़कर शहरों में आ गए थे। काई के लिए आए थे? इन इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए। तो मेनी ऑफ द वर्कर हैड सेटल परमानेंटली इन द सिटीज बेटा, ठीक है, ऐसा। और इन सब फैक्ट्री में ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है मेन ही काम करते हैं, वहां पे विमेन भी काम करती थी, बस उनकी सैलरी जो है वो कम हुआ करती थी। मतलब विमेन को जो है इन मेन की कंपेयर में जो है आधे से भी कम सैलरी मिला करती थी बेटा वहां पर, ठीक है, ऐसा। मोस्ट ऑफ द कंट्री साइड वाज कल्टीवेटेड बाय फार्मर्स। ज्यादातर जो हिस्सा है उसमें जो खेती वगैरह होती थी वो फार्मर्स वगैरह करते थे। हालांकि इनकी खुद की कोई निजी जमीन नहीं होती थी, इनकी खुद की लैंड नहीं थी वो। ये पता है किसकी लैंड पे करते थे? जो अमीर लोग थे, जैसे कि जो चर्च की लैंड हो गई, ठीक है, जो 2 स्टेट के लोग आते थे, मैंने आपको बताया ना, उनकी जमीनों पे, या फिर जो नोबल्स होते थे, इन लोगों की जमीनों पे ये लोग काम करते थे और अपना गुजारा करते थे बेटा, ठीक है। तो मतलब हम लोग ये समझ रहे हैं अभी तक कि रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, उससे पहले रशिया में होता क्या था, वहाँ की ज्योग्राफी कैसी थी, वहाँ पे लोग कौन से धर्म को मानते थे, किस तरीके के वो काम करते थे, ये सब बातें जब हम समझ लिए ना, तो अब हमको आगे का चैप्टर समझने में आसानी हो जाएगी बेटा, ठीक है। क्वेश्चन उठता है बेटा कि वाई वाज रशिया डिफरेंट फ्रॉम फ्रांस, कि रशिया जो है वो फ्रांस से अलग कैसे है। तो देखो, जो फ्रांस के लोग थे वो अपने राजा की बहुत रिस्पेक्ट करते थे बेटा। अपना जो नवाब था, जो राजा था, उसकी बहुत इज्जत करते थे, यहाँ तक कि उसके लिए मर मिटने के लिए भी तैयार थे ये लोग, ठीक है। लेकिन जो रशिया के जो फार्मर थे, है ना, वो ऐसा नहीं करते थे। वो तो अपने राजा को ही लूटने की सोचते थे कि इस राजा की जमीन को लूट लें, इससे राजपाट छीन लें और पूरे कम्युनिटी में बांट लें। ये इस तरीके के लोग थे वहां पर, है ना। और यहां तक कि ये तो इतने बड़े वाले थे कि ये कभी अपना रेंट भी पे नहीं करते थे। मतलब कभी कोई लगान, टैक्स वगैरह कुछ नहीं भरते थे। और गलती से अगर लैंडलॉर्ड आ जाता ना मांगने के लिए, तो कभी कभार तो ये लैंडलॉर्ड को ही मार देते थे, इसका ही राम नाम सत्य कर देते थे। इतना बड़े वाले लोग थे ये, ठीक है, ऐसा। अब क्या है बेटा, द रशियन पीजेंट डिफर्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ यूरोप इन वन मोर रिस्पेक्ट। मतलब एक और तरीके से भी ये अलग थे। अब वो एक और तरीका कौन सा है, ध्यान से समझना, है ना। देखो क्या था वहां पे कि जो रशिया के अंदर जो पूरी जमीन है ना बेटा, उस जमीन को ये लोग क्या करते थे, वहां के जो पीजेंट थे वो लोग सौंप देते थे कम्यून को, मतलब कम्यून के हवाले कर देते थे, ठीक है। अब कम्यून क्या करता था कि जिसको जितनी जरूरत की जमीन चाहिए, मान लो कि जैसे किसी का परिवार 4 लोगों का है, तो उसको उसकी नीड के हिसाब से जमीन बांट देता था। ऐसे किसी का 3 लोगों का है तो उसको उसकी नीड के हिसाब से बांट देता था, किसी का 2 लोगों का है तो उसको उसके हिसाब से जमीन बांट देता था, ठीक है। इससे क्या होता है, हर एक व्यक्ति का काम अपने हिसाब से पूरा हो जाता और सबकी जिंदगी बहुत आराम से चल पड़ती थी बेटा, ठीक है, ऐसा। द कम्यून मीर वाज अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी ऑफ पीपल इन रशिया हु लिव्ड टुगेदर एंड शेयर प्रॉपर्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ये सब एक साथ रहते थे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है शेयर करते थे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा सोशलिज्म इन रशिया। देखो क्या था कि 1914 से पहले जो है रशिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टी बनाना जो है इलीगल काम माना जाता था। मतलब वहां पे हर एक व्यक्ति जो है, हर कोई उठा के ऐसे पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकता था, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती थी बेटा वहां पर, है ना। लेकिन क्या है कि वहां पे जो कार्ल मार्क्स को मानने वाले जो लोग थे, उन लोगों ने अपनी एक पार्टी बना ली थी जिसका नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी। नाम याद रखना, जो कार्ल मार्क्स को मानते थे उन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम क्या था, रशियन सोशल वर्कर डेमोक्रेटिक पार्टी। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी थी, ठीक है। ये इलीगल पार्टी होती थी क्योंकि गवर्नमेंट इसको अलाउ नहीं करती थी, गवर्नमेंट, है ना। अब क्या था कि इस पार्टी का एक न्यूज़पेपर निकलता था बेटा, ठीक है। अब ये न्यूज़पेपर इसलिए निकालते थे ताकि इनके जो वर्कर्स हैं, है ना, जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको इकट्ठा करने के लिए। अब ये ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा क्यों करते थे, ताकि ये स्ट्राइक्स कर सके, अलग अलग जगह पे हड़तालें वगैरह कर सके, इसलिए ये न्यूज़पेपर निकलता था इन लोगों को इकट्ठा करने के लिए। क्लियर है। अब देखो क्या हुआ, एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी सोशलिस्ट वर वेरी एक्टिव इन द रूरल एरियाज ऑफ रशिया। जब 19th सेंचुरी का खात्मा आने लग गया, खत्म होने का टाइम था, उस समय जो है सोशलिस्ट है वो गांव-गांव में भी एक्टिवेट होने लग गए थे। वहां पे काफी ज्यादा उनकी एक्टिविटी बढ़ गई थी बेटा, ठीक है। और इन लोगों ने गांव में भी पार्टी बना ली थी जिसका नाम था सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। ये पार्टी गांव में थी बेटा, ठीक है। और ये काम करती थी मेन किसानों
के फायदे के लिए, किसानों के हित के लिए ये लोग लड़ते थे बेटा, ठीक है। दिस पार्टी फोर्ट फॉर द राइट्स ऑफ फार्मर। आई बात समझ में, है ना। अब देखो मैंने आपको यहाँ पे दो पार्टी बताई है, एक बताया रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी और एक बताया मैंने सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी। कभी आपसे इन दोनों में डिफरेंस पूछ लेंगे, इन दोनों में अंतर क्या है, तो ध्यान से सुनना इन दोनों में अंतर क्या है। ये जो पार्टी है ना बेटा, इसका नाम क्या है, रशियन सोशलिस्ट सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी। तो इससे ये क्लियर होता है कि ये वर्कर के लिए है ना। अब वर्कर कहाँ रहते होंगे, जहाँ फैक्ट्री है, और फैक्ट्रियाँ कहाँ होती है, अर्बन एरियाज के अंदर होती है, इसलिए ये पार्टी जो है अर्बन एरिया में, मतलब बड़े बड़े शहरों में चलती थी, वहां पर एक्टिव थी ये, ठीक है, ऐसा। और ये पार्टी इलीगल थी, है ना। ऐसे ही जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी थी, ये भैया फार्मर ने बनाई थी, है ना, किसान लोगों ने, पीजेंट ने बनाई थी। अब पीजेंट कहाँ रहते, गांव में रहते हैं, इसलिए ये जो है रूरल एरिया में एक्टिव थी। तो वर्क इन रूरल एरिया, मतलब ये रूरल एरिया में काम करती थी, हालांकि ये भी इलीगल ही थी। तो ये दोनों ही पार्टियां इलीगल थी बेटा वहां पर, ठीक है। अब आप ध्यान से समझना, ये जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसके भी दो ग्रुप हुआ करते थे, ठीक है। एक ग्रुप था बोल्शेविक और एक था बेटा मेनशेविक। जो बोल्शेविक थे उसका जो लीडर थे वो थे भैया हमारे व्लादिमीर लेनिन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी है ना, इसने बहुत आगे बहुत कांड किए इन्होंने, इसलिए इनके बारे में इनका नाम बिल्कुल याद ही रखना आप, ठीक है। तो बोल्शेविक के लीडर कौन थे, कभी क्वेश्चन पूछ ले कि बोल्शेविक के लीडर कौन थे, तो याद रखना बोल्शेविक के लीडर है व्लादिमीर लेनिन बेटा, ठीक है, ऐसा। अब इनका काम क्या था, इनकी सोच क्या थी, ये चाहते थे कि हमारी पार्टी में लोग जुड़े। अब जो भी लोग जुड़ रहे हैं वो एकदम डिसिप्लिन हो, ऐसे नहीं कि हर कोई मुंह उठा के आ गया हो, इनको डिसिप्लिन लोगों की जरूरत थी। तो ये चाहते ऐसे ही थे कि एकदम बिल्कुल सिंसियर लोग इनकी पार्टी में जुड़े, ठीक है। लेकिन जो मेनशेविक थे ना, उसके अंदर जो है उनके जो लीडर थे, ठीक है, उनके जो हेड थे वो थे भैया हमारे जूलियस मार्टो, ठीक है। और ये इनकी सोच ये थी कि भैया हमको डिसिप्लिन नहीं चाहिए, हमको तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए। तो ये जो है बहुत सारे लोगों को अपनी पार्टी में जोड़ना चाहते थे बस यहाँ पर, ठीक है। द मेनशेविक बिलीव दैट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल, मतलब सबके लिए खुली होनी चाहिए, सबका स्वागत है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए बेटा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अ टर्बुलेंट टाइम द रिवॉल्यूशन ऑफ 1905, ठीक है। अब हम सबको पता है कि जो रशिया है उसके राजा का नाम है जार निकोलस सेकंड, मतलब रशिया के ऊपर जो है पूरा राज कौन करते थे, जार निकोलस सेकंड करते थे। अब वहाँ की खास बात ये थी कि वहाँ पार्लियामेंट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था, वहाँ पर तो जो राजा साहब ने कह दिया वो सबको मानना पड़ेगा, ठीक है। अब ये राजा साहब जो है बार बार जापान से लड़ाई करते थे, मतलब कि रशिया और जापान के बीच में वार चल रहा था बेटा वहाँ पर, है ना। अब उस वॉर, अब ये वॉर लड़ क्यों रहे थे, ये लड़ रहे थे बेटा जो कोरिया है उसके लिए और मंचूरिया के लिए लड़ाई कर रहे थे। मतलब कि ये रशिया और ये जो जापान है ये दोनों ही इस कोरिया और मंचूरिया के ऊपर कब्जा करना चाह रहे थे, इसलिए दोनों आपस में लड़ाई करते थे। अब जब भी इन दोनों की लड़ाई होती थी उस लड़ाई में हर बार रशिया हार जाता था, जापान इसको हर बार हरा देता था, ठीक है। लेकिन ये जो रशिया के राजा है ना वो हार मानने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। जार निकोलस हर बार सोचता कि नहीं हम तो लड़ेंगे, हम तो लड़ते ही रहेंगे, हार मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। इसकी वजह से बार बार जापान के साथ में वॉर किया करता था, हर बार लड़ाई झगड़े करता रहता था, युद्ध करता था, ठीक है। अब इतने सारे वॉर होंगे तो भैया वहां पर जो है वहां की इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तो वहां पर जो है आर्थिक तंगी आने लग गई, इकोनॉमिक क्राइसिस आने लग गए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ बेटा, जो 1904 का जो टाइम था ना वो वहां के जो लोकल पब्लिक थी उनके लिए बहुत भयानक था, उनके बहुत तकलीफों में झेलना पड़ा था उनको, है ना। मतलब महंगाई बढ़ रही थी, खाने पीने की चीजें जो है उन सबकी रेटें बढ़ रही थी और लोगों की कमाई जो है वो तो 20% से भी गिर गई थी, कमाई तो गिर रही है और भाई साहब जो है महंगाई बढ़े जा रही है, तो लोग परेशान होने लग गए। जब लोग परेशान हुए तो लोगों ने क्या किया, अपने अपने कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाना स्टार्ट कर दिया, मतलब लोग इकट्ठा होने लग गए थे वहाँ पर, है ना। अब इन लोगों ने क्या किया, जब ऑर्गेनाइजेशन बनाई तो ये सारे के सारे लोग जो है ये गए इस जार निकोलस के महल के बाहर, ठीक है, जिसको बोलते हैं विंटर पैलेस, है ना। विंटर पैलेस क्या है याद रखना, विंटर पैलेस वो जगह है जहाँ पे जार निकोलस रहते थे, उनका महल है। तो ये बहुत सारे लोग जो है जार निकोलस के महल के बाद, जिसको विंटर पैलेस कहते हैं, उसके सामने जाके इकट्ठा हो गए थे, ठीक है। और इतने सारे लोगों का जो लीडर थे, है ना, जो कौन लीड तो कोई ना कोई तो करेगा ना इतने सारे लोगों को, तो इनको लीड करते थे पेस्टर गैपन, मतलब कि एक पादरी थे गैपन नाम के, वो इनको लीड कर रहे थे, ठीक है। अब इतनी सारी पब्लिक इस विंटर पैलेस के यहाँ पे जाके इकट्ठा इसलिए हुई थी क्योंकि इस जार निकोलस से परेशान हो गई थी। तो ये कहने के लिए गए थे कि यार देखो ये लड़ाई वड़ाई बंद कर दो, युद्ध बंद कर दो, अपने देश को देख लो, हमारे इतनी तकलीफ हो रही है, इन सब चीजों को बंद करो तुम,
तुम। अब जैसे इतनी सारी पब्लिक यहाँ पे विंटर पैलेस के सामने जाके खड़ी हुई, वहां के जो पुलिस वाले थे उन्होंने पता है क्या किया, इनके ऊपर आके गोलियां चलाना स्टार्ट कर दी। जैसे ही गोलियां चलाई, इनमें बहुत सारे लोग मर गए थे, लगभग 100 से ज्यादा लोग मरे और 300 से ज्यादा लोग जो है इंजर्ड हो गए थे बच्चों, ठीक है। और ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ था ये रविवार को हुआ था, मतलब संडे के दिन हुआ था, इसीलिए हिस्ट्री के अंदर जो है इसका नाम रख दिया गया ब्लडी संडे। किस नाम से फेमस है इंसिडेंट? ब्लडी संडे के नाम से फेमस है। इसलिए आप याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लडी संडे किसको कहते हैं, तो ये पूरी की पूरी कहानी आपको वहां पर लिखनी पड़ेगी और ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर में, ठीक है। ऐसा अब जब इतनी भयंकर घटना हो गई, इतने सारे लोग मर गए, तो क्या लोग चुप बैठेंगे क्या? यहां से भैया द रिवॉल्यूशन ऑफ 1905 बिगिन विद दिस इवेंट, यहां से जो है रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो गई थी। अब क्या हुआ, लोगों को गुस्सा आ रहा था, लोग बाउन जो है भैया हड़ताल करने लग गए, अलग अलग जगह पे स्ट्राइक्स करने लग गए, दंगे फसाद करने लग गए कि हमको ऐसा राजा नहीं चाहिए, हमको तो छूट, मतलब इससे बचाओ इस राजा से, इस तरीके की चीजें होने लग गई थी, है ना। लोग तो स्ट्राइक कर ही रहे थे, उसके अलावा जो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट थे उन्होंने स्कूल जाने से मना कर दिया कि हम भी कॉलेज नहीं जाएंगे, हम सब चीजों को बॉयकॉट करने लग गए थे, ठीक है। यहां तक कि जो वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जितने भी ऐसे जो काम करने वाले लोग हैं वो भी राजा से परेशान हो गए थे, इसलिए ये बोलने लग गए थे कि भैया ये राजा को हटाओ यहाँ से और हमारे देश में जो है हमारे यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ, मतलब फ्रांस में बनी ना असेंबली, वैसी ही हमारे यहाँ पे भी असेंबली बनाओ ताकि इस राजा की पावर कम हो जाए, इस राजा से हमको छुटकारा मिले। राजा बढ़िया आदमी नहीं है, ये ढंग से काम नहीं करता है, हर आदमी परेशान हो गया था इससे, ठीक है। अब जब डिमांड बढ़ती गई, लोग बार बार माथा फोड़ करने लग गए उस राजा के लिए, तो क्या हुआ, फाइनली जो जार निकोलस सेकंड है उन्होंने लोगों की बात मानी और उन्होंने जो है परमिशन दे दी कि चलो ठीक है यार, बना लो, तुम असेंबली बनाना चाहते हो ना, पार्लियामेंट बनाना चाहते हो ना, बना लो बेटा, ठीक है। तो फाइनली इन्होंने पार्लियामेंट, जिसको वहां पे ड्यूमा भी कहते हैं, उसकी परमिशन दे दी थी। याद रखना, ड्यूमा पता है क्या है? ड्यूमा और कुछ नहीं है, ये जो है कंसल्टेटिव पार्लियामेंट ही है, याद रखना। जिसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं उसी को वहां पर पहले ड्यूमा बोला जाता था। ध्यान, कंफ्यूज मत होना कि ड्यूमा क्या है। ड्यूमा बेसिकली पार्लियामेंट है, की परमिशन किसने दे दी थी? जार निकोलस सेकंड ने दे दी थी कि चलो बना लो, ठीक है। अब भले ही जार निकोलस सेकंड ने दे दी, पर ये अपनी पावर थोड़ी ना कम करेगा, तो ये कुछ न कुछ राजनीति करके, कुछ न कुछ तिगड़म बिड़ा के जो है बार बार इस ड्यूमा को खत्म करने की कोशिश करता था। तो जो पहली ड्यूमा बनी थी उसको इसने 75 डेज 75 दिन में ही उसका निपटारा कर दिया था, हटा दिया था उसको कैसे न कैसे करके, डिसमिस करवा दिया था, ठीक है। तो लोगों ने फिर से ड्यूमा बनाई, लोग भी नहीं मान रहे थे, तो जो दूसरी ड्यूमा बनी उसको इसने 3 महीने में हटा दिया था, ठीक है। और फिर भी लोग नहीं मान रहे थे, तो अब की बार जो तीसरी बार ड्यूमा बनी ना, तो इसने क्या चालाकी करी, इसने सोचा लोग नहीं मान रहे ना, हर बार ड्यूमा बनाने के लिए बोल रहे, तो इसने अब की बार क्या किया, उस ड्यूमा में जो है इसके खुद के ही कंजर्वेटिव लोगों को ही उसके नेता बना के भेज दिया, मतलब उसके ही लोगों को बिठा दिया वहां पे, और जो बाकी के जो दूसरे लिबरल्स और रिवोल्यूशनरीज थे उन सबको बाहर ही रखा उसने, और इसके खुद के जो कंजर्वेटिव लोग थे, जो इसकी बातें मानते थे, उनको ही उसने बिठा लिया वहां पर। इस तरीके की चीजें ये करने लग गया था वहां पर, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 एंड द रशियन एम्पायर, ठीक है। तो अब देखो क्या था बेटा कि 1914 में क्या हुआ, 2 यूरोपियन अलायंसेस है ना, कौन कौन? एक तरफ तो थे भैया जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, और एक तरफ थे रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन, है ना। इन लोगों के बीच में एक वॉर छिड़ गया था जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड वॉर 1। अब एक क्वेश्चन उड़ जाता है कि यार यहाँ पर तो ये 3 और 3 6 ही लोग दिख रहे और थोड़े बहुत और जो बाद में इसमें इंक्लूड हुए जैसे रोमानिया और इटली, तो 8-10 लोग ही थे, तो फिर इसको भैया तुमने वर्ल्ड वॉर क्यों नाम दिया? तो इसलिए क्योंकि ये जितने भी देश थे कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी कॉलोनीज बना रखी थी बाकी की पूरी दुनिया के ऊपर, इसीलिए इसको वर्ल्ड वॉर, मतलब कहीं ना कहीं इसका पूरा दुनिया से रिलेशन था क्योंकि इनकी कॉलोनीज पूरी दुनिया में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम वर्ल्ड वॉर रखा गया है। आई बात समझ में, वर्ल्ड वॉर क्यों रखा गया है, ठीक है। ऐसा तो अब जब ये वर्ल्ड वॉर हो रहा था ना, अब इसमें देखो एक तरफ कौन कौन थे, आप ये बात ध्यान से याद रखना, आगे के लिए बहुत काम की है। एक खेमे में कौन थे? रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन थे। दूसरी साइड में कौन थे? जर्मनी, टर्की और ऑस्ट्रिया थे, है ना। ऐसा मतलब कि जर्मनी का जो है वो रशिया से वॉर चल रहा था, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप। इधर रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन है और उधर जर्मनी, टर्की और ऑस्ट्रिया है, ठीक है। अब क्या हुआ ना बेटा, जब ये वॉर चल रहा था तो शुरुआत में तो जो वहां के रशियन लोग थे ना, उन्होंने इस जार निकोलस को बहुत सपोर्ट किया कि यार चलो ठीक है यार, तुम लड़ना चाह रहे हो ना, लड़ो यार, लोग भी सपोर्ट कर रहे थे। पर क्या हुआ कि ये जो वॉर है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, ये वॉर तो
खींचे ही जा रहा था, जैसे रबड़ खींचा जाता ना, ऐसे खींचे ही जा रहा था, कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। तो बेचारे लोग परेशान होने लग गए थे, लोगों के मन में जो है इसको लेके डाउट आने लग गया कि यार ये वाकई में भी सीरियसली भी लड़ाई वड़ाई कर भी रहा है कि हमारी बैंड बजाने पे तुला हुआ है, कोई इसने कोई चालाकी तो नहीं कर रखी। ऐसे करके लोग इसके ऊपर डाउट करने लग गए थे बच्चों, ठीक है। अब क्या था, डाउट करने का एक और सबसे बड़ा कारण ये था कि इसकी जो वाइफ है जिसका नाम है अलेक्जेंड्रा, है ना, या इसको जिसको हम जरीना भी बोलते हैं, जार की वाइफ जरीना, ऐसे करके नाम पड़ गया जरीना इसका, ठीक है। ये जो अलेक्जेंड्रा थी ये भैया जर्मन की रहने वाली थी, है ना। तो लोगों के मन में ये डाउट हो गया, जो रशियन लोग थे ना उनके मन में डाउट हो गया कि भाई साहब ये जर्मन की रहने वाली है तो ये अपने ससुराल पे क्यों अटैक करेगा, अपने ससुराल के साथ क्यों लड़ाई करेगा, ये कुछ न कुछ नौटंकी कर रहा है। इसलिए लोगों के बीच में जो है इसके ऊपर और ज्यादा डाउट बढ़ता गया, ठीक है। इसी बीच क्या हुआ कि देखो जर्मन से लड़ाई हो रही थी, अब वहां पे एक शहर का नाम है जिसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग, मैंने बताया ना आपको, वहां पे एक सेंट पीटर्सबर्ग करके एक शहर था। अब जो सेंट पीटर्सबर्ग जो नाम है वो जर्मन वर्ड है, कौन सा वर्ड है, जर्मन वर्ड है। अब लोगों को जर्मनी से ही लड़ाई हो रही है तो लोगों को गुस्सा तो आएगा ही से ना। उन्होंने क्या किया, उस सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल के पेट्रोग्रेड रख दिया बेटा। क्या रखा उन्होंने, जो है देखो पढ़ लो आप, ड्यू टू द एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स पीपल चेंज द नेम ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग टू पेट्रोग्रेड बिकॉज सेंट पीटर्सबर्ग वाज अ जर्मन नेम। आई बात समझ, मतलब उन्होंने नाम ही बदल दिया था। जैसे अपने इंडिया में अभी बहुत सारे नाम बदले गए ना, ऐसे वहां पे भी पहले हो चुका है, नाम बदलने की परंपरा बहुत पुरानी है, मतलब समझ रहे हो ना आप लोग। ऐसा तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया सेंट पीटर्सबर्ग का नाम क्या रख दिया गया था, तो याद रखना पेट्रोग्रेड रख दिया गया था, है ना। इसके अलावा एक और क्या चीज थी कि ये जो राजा है ना, सिर्फ इस रासपुतिन जो कि एक मोंक था इसकी सुनता था, लेकिन जो बाकी की पब्लिक है वो इसको अच्छा नहीं मानती थी, वो इसको नहीं मानती थी, बाकी पब्लिक की सुन ही नहीं रहा था, सिर्फ और सिर्फ इसकी सुनता था। तो बाकी की पब्लिक इससे और ज्यादा नाराज होने लग गई थी। इसलिए जो है पब्लिक की नजरों में ये राजा जो है अब बहुत ही ज्यादा अनपॉपुलर हो गया था, मतलब लोग इसको अच्छा नहीं मानते थे, लोग इसको कैसे भी करके हटाना चाह रहे थे कि ये हटे बस यहाँ से, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किताब के बीच बीच में से आते हैं इस टाइप के सवाल, है ना। क्वेश्चन क्या है कि हाउ वाज द बैटल ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफरेंट फ्रॉम द फाइटिंग ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना। सवाल ये है कि जो ईस्टर्न फ्रंट की जो बैटल थी वो वेस्टर्न फ्रंट की बैटल से अलग कैसे थी, ठीक है। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि इसमें ईस्टर्न फ्रंट क्या है और वेस्टर्न फ्रंट क्या है। इसके लिए मैं आपको दिशा के लिए, मतलब डायरेक्शन समझाने के लिए मैंने आपके सामने ये डायरेक्शन लिख दी है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, उसको ईस्ट बोलेंगे, इसको वेस्ट बोलेंगे, इसको नॉर्थ बोलेंगे और इसको साउथ बोलेंगे। सिंपल है ना ये तो। अब देखो आप ध्यान से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जमा लिया हमने, जो भी चीज उस डायरेक्शन में आई उसको हम ईस्टर्न बोल देंगे, जो इस डायरेक्शन में आई उसको हम वेस्टर्न बोल देंगे। आई बात समझ में। अब आप ध्यान से देखो इस जगह पे, है ना। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा है उसमें फाइटिंग किस किस की हो रही थी वो समझना, है ना। तो देखो वहां पे रशिया, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ये तीनों एक साइड में है, और भाई साहब जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन ये एक साइड में है, ठीक है। रशिया, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ये तीनों एक साइड में है, एक खेमे में है, और जर्मनी और ऑस्ट्रिया ये एक तरफ है बेटा, ठीक है। और इन लोगों की लड़ाई इनसे चल रही है। आ गई ना बात समझ में। इसी को वर्ल्ड वॉर 1 बोलते हैं, जो मैंने आपको अभी पीछे एनिमेशन में भी दिखाया था, ठीक है। अब हो क्या रहा है, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, आप उस बात को समझना ध्यान से, ठीक है। देखो इधर से रशिया की बॉर्डर है, ये दिख रही है आपको, ये वाला बॉर्डर जो है ये रशिया की बॉर्डर है, और यहीं पर जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन की भी बॉर्डर आ रही है ये, ठीक है। और ये बॉर्डर उस तरफ है, मतलब पूर्व की डायरेक्शन में है, मतलब ईस्ट की डायरेक्शन में है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं ईस्टर्न फ्रंट। इसको क्या बोलेंगे बेटा, ईस्टर्न फ्रंट। ये हो गया ईस्टर्न फ्रंट नाम, ठीक है। ऐसा देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, ऐसा ईस्टर्न फ्रंट। तो ये ईस्ट डायरेक्शन में है, और जो बॉर्डर जहां पे लड़ाई चल रही है इसलिए उसको बोल दिया ईस्टर्न फ्रंट, ठीक है। ऐसा मतलब कि इस तरफ जो लड़ाई चल रही थी वो चल रही थी रशिया और जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच में, ठीक है। ऐसा इधर की तरफ अब आप आओ, अब इस डायरेक्शन में आ रहे तो बोलेंगे वेस्टर्न फ्रंट, है ना। तो अब यहां पर देखोगे तो यहां पे भी आपको एक बॉर्डर दिखेगी, ये वाली, ये हिस्सा,
ये हिस्से की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये वेस्ट डायरेक्शन में भी पड़ रहा है और यहाँ पे जर्मनी की लड़ाई जो है वो ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस से चल रही है बच्चों, ठीक है। तो इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न फ्रंट। क्या बोलेंगे इसको? वेस्टर्न फ्रंट के नाम से ये हिस्सा जाना जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ये उठता है कि जो ईस्टर्न फ्रंट है उसके ऊपर जो वॉर चल रहा है, इसके ऊपर जो फाइट चल रही है, और जो वेस्टर्न फ्रंट है इसके ऊपर जो फाइट चल रही है, यहाँ की फाइट से अलग कैसे है, ये हमारा सवाल है, ठीक है। तो पहले तो मैंने आपको ये समझा दिया है कि ईस्टर्न फ्रंट क्या है और वेस्टर्न फ्रंट क्या है। अब मैं इसकी यहाँ पे अलग अलग फाइट क्यों चल रही है, अब हम इसको समझने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो आप ध्यान से समझोगे तो आपको पूरी कहानी, मैं बहुत मेहनत करके आया हूं आप लोगों के लिए, इतने सिंपल भाषा में समझाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। ध्यान से सुनना। अब आप देखो हो क्या रहा है। सबसे पहले हम इस वेस्टर्न फ्रंट को देखते हैं। इस वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर जो लोग लड़ रहे थे, जो सोल्जर लड़ रहे थे, वो ट्रेंच में छुप छुप के लड़ रहे थे, मतलब उन्होंने खाई बना रखी थी। कैसी, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे लड़ाई कैसी हो रही थी, इस टाइप से, ठीक है। देखो ये जो सोल्जर है ये ट्रेंच मतलब एक खाई बना ली और इसमें ऐसे दुबक के इस तरीके से बैठ के निशाना लगा के लड़ाई कर रहे थे, जिससे क्या हुआ कि इस वाले जो वेस्टर्न फ्रंट है यहाँ पे भी सोल्जर तो मरे, यहाँ पे भी लड़ाई तो चली, पर यहाँ की लड़ाई खूब लंबी चली और सोल्जर उतने ज्यादा नहीं मरे थे, मतलब यहाँ पे ज्यादा खतरनाक काम नहीं हुआ था इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे खाई में दुबक के लड़ रहे थे वो लोग, ठीक है, ऐसा। लेकिन जो है बेटा, ये जो ईस्टर्न फ्रंट है ना, ये वाला जो फ्रंट है हमारा ईस्टर्न फ्रंट, यहाँ पे क्या हुआ कि जो जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन के जो सोल्जर है वो इस रशिया के सोल्जर के ऊपर भारी पड़ गए। मतलब कि यहाँ के सोल्जर ने इस रशिया के सोल्जर को हराया और रशिया के अंदर एंटर कर गए थे और भयंकर तबाही मचाई थी। बहुत सारे सोल्जरों को मार भी दिया था, जिससे रशिया के जो रशियन लोग थे वो डिमोटिवेट भी हो गए थे, बेचारे होपलेस हो गए थे, है ना। और पता है इतनी भयंकर लड़ाई हुई कि उस लड़ाई के अंदर जो है लगभग 70 लाख सोल्जर मारे गए थे। 70 लाख सोल्जर और नॉर्मल आदमी, इतने सारे लोग मर गए थे इस लड़ाई के अंदर। बताओ कितना घमासान युद्ध हुआ होगा, है ना। तो क्या बोला, बाय 1917 70 मिलियन पीपल हैड बीन किल्ड, समझे, इतने सारे लोग मर गए थे। द रिट्रीटिंग रशियन फोर्स ऑल्सो डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स ऑन द वे सो दैट द एनिमी फोर्स कुड नॉट स्टे देयर। अब इतने सारे लोग मर गए, इतनी भयंकर माहौल बन गया और बेचारी रशियन सोल्जर तो हारे जा रही थी। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो है ना अपने खुद के घर और अपनी खुद की जो क्रॉप्स है उसमें आग लगा दी, अपने खुद के घर ही जला दी, अपनी खुद की खेती बाड़ी सब खत्म कर दी। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया, अपने खुद के ही क्यों जलाए? क्योंकि देखो इनके पास अब और कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था। इनको पता था कि जर्मन की जो फोर्स है ना, जर्मन की जो मिलिट्री है, सोल्जर है, ऑस्ट्रो हंगेरियन के जो सोल्जर है, अब वो रशिया में एंटर कर गए हैं और हमारे एरिया में आके हमको ही मार रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने सोचा कि यार देखो ये लोग आए हैं तो इनको भी रहने के लिए तो जगह चाहिए, खाएंगे पिएंगे तो हमारे देश का ही और हमको ही मारेंगे। तो इन्होंने पता है क्या किया, ऐसी उल्टी सोच में आके इन लोगों ने अपने खुद के ही घर जला दिए और अपने खुद के ही क्रॉप्स वगैरह जो फसल थी उसको नष्ट कर दिया, ताकि जो दूसरे देश के सोल्जर घुसे थे, जो दुश्मन घुसे थे, उनको कुछ भी नहीं मिले खाने पीने रहने का, तो ये वैसे ही मर जाए साले, वैसे ही परेशान हो जाए, है ना, सरेंडर कर दे अपने आप से। तो इन्होंने अपनी चीजें जला दी थी बेटा, ठीक है। तो द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स लेड टू मोर देन 3 मिलियन रिफ्यूजीज इन रशिया, जिसकी वजह से जो है 3 मिलियन मतलब 30 लाख जो है रिफ्यूजी वो रशिया में इकट्ठे हो गए थे। इतनी भयंकर माहौल बन गया था, है ना, ऐसा। दिस मेड बोथ द गवर्नमेंट एंड जार अनपॉपुलर, जिसकी वजह से ये जो जार भाई साहब है ना, ये अनपॉपुलर हो गए थे। मतलब इनके ऊपर लोग बागों और ज्यादा गुस्सा करने लग गए थे, ठीक है, बिल्कुल पसंद ही नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ये युद्ध करवा रहे थे बार बार, ये जबरदस्ती युद्ध कर रहे थे, बेचारे लोगों की तकलीफें खत्म ही नहीं हो रही थी वहां पर, ठीक है। अब क्या हुआ, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 ऑन रशिया? अब इतने सारे युद्ध हो रहे हैं तो इसका कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा इसे ना, नॉर्मल पीपल के ऊपर भी। तो नॉर्मल पीपल के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ा, तो जरा ध्यान से समझना, है ना। जो इंडस्ट्रीज थी वहां की वो खत्म होने लग गई बेटा, कारखाने खत्म होने लग गए थे, है ना। और वहां का जो रेलवे नेटवर्क था उसको भी ये जो दुश्मन लोग आए थे
से इन्होंने पटरियों वटरियों को सब तोड़ा फोड़ी कर दिया था, सब कुछ खत्म कर दिया था इन्होंने वहां पर, है ना। और जो लोग जो अच्छे दिखते थे, है ना, जो किसान लोग थे जिनकी बॉडी वॉडी अच्छी थी, हट्टे खट्टे लोग थे, उनको जबरदस्ती ये जार निकोलस क्या करता, इनको जबरदस्ती वॉर में शामिल करता कि जाओ बेटा वॉर करो, खेती वेती बाद में कर लेना, अभी जाओ लड़ने के लिए जाओ। जबरदस्ती, इनका मन नहीं भी था तब भी इनको जबरदस्ती सेना में भर्ती करता था ये, ठीक है। इससे क्या हुआ, बेचारे इनके जो पूरा घर बार है ना, उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है इनकी महिलाओं के ऊपर, इनकी औरतों के ऊपर आ जाती थी बेटा, ठीक है। इतना भयानक काम हो गया था वहां पर, तो लोग और ज्यादा परेशान होने लग गए थे कि यार ये कैसी नौटंकी है यार ये इनकी, है ना। अब क्या हुआ देखो, जब लोग काम करने की बजाय लड़ने चले जाएंगे तो फैक्ट्री के जो मजदूर लोग हैं वो भी लड़ने चले गए, जिससे मजदूर जो है वो कम पड़ गए, मतलब वर्कर्स जो है वही कम पड़ गए। अब अगर किसी फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स ही नहीं होंगे तो उस फैक्ट्री का क्या होएगा, उस पर ताला लग जाएगा भाई साहब। तो फैक्ट्री जो है वो क्लोज हो गई थी, बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, जिससे वहां की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा असर पड़ने लग गया था, लोगों के खाने पीने के सब चीज के बहुत तकलीफ होने लग गई थी, है ना। और वहां का जो अनाज था, जो लोग बागों के जो लोकल लोग भी तो थे, ऐसा थोड़ा ना था कि सारे ही लड़ने के लिए जा रहे थे, तो लोकल लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था ही नहीं बैठ रही थी। वहाँ का जो अनाज है, जो पाव रोटी है, वो ज़्यादातर सब चीज़ें जो है सेना के लिए, मिलिट्री के लिए भेजी जा रही थी, सब अनाज वहाँ पर जा रहा था, और इनके लिए जो है ये भूखमरी टाइप की हालत हो गई थी, इनकी इतनी बेकार हालत हो गई थी वहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड, ठीक है। तो क्या था कि इन द विंटर ऑफ 1917 द कैपिटल पेट्रोग्राड वाज इन वेरी बैड कंडीशन। पेट्रोग्राड की हालत बहुत भयानक हो गई थी, बहुत खतरनाक थी, ठीक है। अब पहले हम ये समझते हैं कि पेट्रोग्राड दिखता कैसा था, वहां की किस तरीके से लोग रहते थे। तो देखो क्या था बेटा कि जो पेट्रोग्राड है ना, उसके बीचों बीच में से एक रिवर निकलती थी, जिस रिवर का नाम है नेवा रिवर। क्या नाम है उस रिवर का? नेवा रिवर है। इस नेवा रिवर में जो राइट बैंक होता था उस तरफ, पहले तो मैं आपको बैंक बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ये जो नदी है ना, नदी, इसका ये वाला जो किनारा है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा राइट बैंक, है ना। इसको क्या बोलेंगे? राइट बैंक, ऐसा। और ये वाला जो किनारा है, इस इधर वाला, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट बैंक, ताकि पहले आपको ये बैंक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। ऐसा आ गई ना बात समझ में? अब ध्यान से समझना आगे कहानी, ठीक है। तो जो इसका राइट बैंक था, इस तरफ रहते थे बेटा वर्कर्स, है ना, मजदूर लोग, और उनके क्वार्टर्स वगैरह होते थे, उनके घर इधर की तरफ थे। और ये जिस फैक्ट्री में ये लोग काम करते थे वो फैक्ट्री अभी इधर ही होती थी। आई बात समझ में? और यहाँ पे ये जो यहाँ पे लेफ्ट बैंक है, इस तरफ जो फैशनेबल लोग थे, जो अमीर लोग थे, वो इधर रहते थे। जैसे कि अगर विंटर पैलेस जो है वो भी इधर था। विंटर पैलेस में कौन रहता था बताओ? जार निकोलस रहता था। मैंने आपको बताया था शुरू में ही, जार निकोलस जो है वो विंटर पैलेस में रहते थे, ठीक है। ऐसा गवर्नमेंट बिल्डिंग जो है वो भी हमारी लेफ्ट बैंक की तरफ ही थी। ड्यूमा जो थी, जिसको पार्लियामेंट भी बोलते हैं, वो भी लेफ्ट बैंक की तरफ ही थी। मतलब जितने भी अमीर लोग हैं, जो फैशनेबल एरियाज थे, वो लेफ्ट बैंक में रहते थे, और जो बेचारे क्वार्टर्स, जो वर्कर्स है, वो अपने क्वार्टर्स में रहते थे और वो राइट बैंक की तरफ रहते थे, ठीक है। फैक्ट्रीज जो थी वो भी राइट बैंक की तरफ थी। आप ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा। अब क्या हुआ ना बेटा, in 1917 there was a severe cold in Petrograd and there was a severe fog and snowfall due to which the worker started to lack food। हुआ ये कि वहां पर जो है भयंकर ठंड पड़ी तो पड़ी, बर्फबारी खतरनाक तरीके से हुई, जिसकी वजह से जो है वहां पे अनाज ढंग से नहीं हुआ, खेती अच्छे से नहीं हो पाई, जिसकी वजह से खाने पीने की कमी हो गई। तो बेचारे लोगों की बहुत तकलीफें आने लग गई थी। इतनी तकलीफें तो पहले ही चल रही थी, वॉर चल रहे थे, ये चल रहा था, इतनी सारी तकलीफें तो पहले ही थी, और ऊपर से जो है अनाज की कमी और पड़ गई, तो लोग जो है वैसे ही परेशान थे। इसी बीच क्या हुआ कि वहां पे गवर्नमेंट ने 22 फरवरी को, है ना, गवर्नमेंट ने क्या किया कि भैया जो मजदूरों की एक फैक्ट्री थी उसके ऊपर ताला ठोक दिया, मतलब उसको सील कर दिया उस फैक्ट्री को। अब इस फैक्ट्री में लगभग 50 मजदूर काम करते थे। वो सारे के सारे मजदूर बेचारे बेरोजगार हो गए, उनके पास काम ही नहीं। अब सोचो, तकलीफें तो दुनिया भर की, है ना, वो कहते हैं ना कंगाली में आटा गीला, वैसा वाला काम हो गया। तकलीफें तो दुनिया भर की भैया, और जो है ये लो इनके काम और बंद हो गए, फैक्ट्री अलग सील हो गई, बेचारे बहुत तकलीफ में आ गए थे। अब इनकी तकलीफ को देखते हुए जो बाकी की दूसरी फैक्ट्री के जो मजदूर थे, जो वर्कर्स थे, उन्होंने भी स्ट्राइक कर दी।
इनके भले के लिए, कि इनके सपोर्ट के लिए जो है हम सब मिलकर स्ट्राइक करते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने पूरे स्ट्राइक हो गई थी वहां पे। अब आप सोचो इतने सारे लोग स्ट्राइक कर देंगे तो इतने सारे लोगों के पास काम नहीं है, बहुत सारी समस्याएं चल रही है, तो वो सारे के सारे लोग इकट्ठा हो गए। अब वो कहां जाएंगे, जिधर की तरफ पैसे वाले लोग रहते हैं। तो ये सारे के सारे लोग जो है मिल के इन्होंने जो क्या किया, जो फैशनेबल एरियाज है उनको घेर लिया वहां पर जाके, ठीक है। उन सब एरिया को घेरने लग गए और वहां पे तोड़ फोड़ मचाना इन्होंने चालू कर दी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने वहां पे कर्फ्यू लगा दिया। सरकार ने क्या करा, कर्फ्यू को इंपोज कर दिया वहां पर कि यार माहौल बिगड़ता देख रहे हैं वो, तो भैया कर्फ्यू ठोको नहीं तो और हालत बिगड़ जाएगी वहां पर में, ठीक है। ऐसा अब क्या हुआ, ऑन संडे February 25 द गवर्नमेंट डिसमिस द ड्यूमा। अब गवर्नमेंट ने जो है, गवर्नमेंट का भी अलग ही दिमाग खराब हो रहा था, वो जार निकोलस था गवर्नमेंट में, उन्होंने क्या किया, ये जो ड्यूमा है ना इसको ही सस्पेंड कर दिया भैया, कि ड्यूमा हटाओ भैया, ये ड्यूमा की नौटंकी बहुत हो गई, हटाओ इसको, ठीक है। ऐसा ऑन द 26th डिमोन्स्ट्रेटर गैदर इन लार्ज नंबर ऑन द लेफ्ट बैंक एरिया, है ना। यहाँ पे जो डिमोन्स्ट्रेटर थे वो लेफ्ट बैंक एरिया में इकट्ठा हो गए, और जो 27 जो है, जो 27 मतलब 27 को क्या हुआ, दे अटैक्ड एंड डिस्ट्रॉय द पुलिस हेडक्वार्टर। उन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक कर दिया और पुलिस हेडक्वार्टर को ही जला दिया था। माहौल बिगड़ता देखा जार निकोलस ने, जब इतना भयंकर माहौल बिगड़ता हुआ देखा तो उसने क्या किया, उसने जो है घोड़े पे बैठने वाली जो पुलिस है उसको भेज दिया वहां पर, उसकी सेना को भेजा जो कि घोड़े पे बैठती थी। उसको क्या बोलते थे, कैवेलरी ट्रूप्स बोलते थे। कैवेलरी ट्रूप्स का मतलब होता है घोड़े पे आने वाली पुलिस, उसको कैवेलरी ट्रूप्स बोलते हैं, ध्यान रखना। इनको भेज दिया था और इनको बोला कि जाओ भैया सिचुएशन को कंट्रोल करो वरना बहुत सारे लोग मर जाएंगे। तो इनको ऑर्डर भी दे दिया था कि अगर कोई नहीं माने तो गोलियां वोलियां चला देना। अब ये लोग यहाँ पर आए, लेकिन इन्होंने जो है वहां पे इन लोगों के ऊपर, है ना, ये जो इतने सारे जो डिमोन्स्ट्रेटर थे उनके ऊपर गोलियां नहीं चलाई इन लोगों ने। क्यों नहीं चलाई, उसका कारण ये था कि ये लोग जो है उन्हीं के परिवार से आते थे कहीं ना कहीं, मतलब जितने भी डिमोन्स्ट्रेटर थे, जो वर्कर्स फैमिली थी, उनसे ये लोग आते थे, तो ये उनका दर्द समझते थे। और राजा के खिलाफ में ये लोग भी थे कहीं ना कहीं अंदर से, बस ये बोल नहीं रहे थे, इसलिए इन्होंने गोलियां चलाने से मना कर दिया और राजा को साफ बोल दिया कि भैया तुम ही गलत हो, हम नहीं चलाएंगे गोलियां। और ये जो है उन वर्कर्स के साथ में शामिल हो गए थे, उन डिमोन्स्ट्रेटर के साथ में ये लोग शामिल हो गए थे बेटा, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, that evening the soldiers and the worker assembled in the same building where the Duma head Hitlerto held meetings to form Soviet or Council, है ना। This where the Petrograd Soviet was born। मतलब कि अब देखो ये जो हमारा कैवेलरी है ना, कैवेलरी है और जो वर्कर्स है, इन दोनों ने आपस में मिल के एक नई चीज बनाई जिसको हम बोलते हैं एक नया सोवियत, एक यहाँ पे पेट्रोग्राड सोवियत बना दिया इन्होंने। क्या बनाया, एक नया काउंसिल बनाई जिसको हम बोलते हैं पेट्रोग्राड सोवियत के नाम से, और बस यहीं से पेट्रोग्राड सोवियत का जन्म होता है बेटा। अब आप ध्यान से सुनना क्या हुआ। अब देखो वर्कर्स पहले ही थे, अब उनके पास में सेना मतलब पुलिस वाले ऐसे ताकतवर लोग भी उसमें मिल गए थे। तो इन लोगों ने, इनके कुछ लीडर जो है वो गए भाई साहब जार निकोलस के पास में, ठीक है। और जार निकोलस के पास में जाके इनके कमांडर्स बहुत सारे लोग गए और इसको क्या बोल रहे जार निकोलस को कि बेटा तेरी नौटंकी बहुत हो गई है, चुपचाप से अपनी गद्दी छोड़ दे और निकल ले यहाँ से, बहुत हो गया अभी तेरा नाटक, अब नहीं झेल पाएंगे हम लोग, नहीं तो दंगा कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो जार निकोलस ने जो है इनकी बात मान ली और भैया 2 मार्च को जो है उसने अपनी गद्दी से रिजाइन कर दिया, छोड़ के चले गया वो, ठीक है। ऐसा तो ही ओबेड द कमांडर्स एंड एब्डिकेटेड ऑन मार्च 2। एब्डिकेटेड मतलब अपनी गद्दी, अपने राज शासन को छोड़ के वो निकल लिया वहां से कि हटाओ यार और फालतू का लफड़ा हो जाएगा वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा व्हाट चेंज इन रशिया आफ्टर द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो अभी तक हमको ये समझ में आ गया है कि भैया जो जार निकोलस थे वो एब्डिकेटेड हो चुके थे, मतलब उन्होंने अपनी राजगद्दी छोड़ दी थी, ठीक है। तो अब कोई तो देश चलाएगा ना, तो अब देश को चलाने का जो अधिकार मिला, मतलब जो देश चलाने की जो पावर है वो मिली बेटा सोवियत एंड ड्यूमा लीडर्स को, है ना। इन्होंने क्या किया, सोवियत और ड्यूमा लीडर्स ने आपस में मिलकर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना ली थी, ठीक है। अब प्रोविजनल गवर्नमेंट का मतलब होता है टेम्परेरी गवर्नमेंट, मतलब पावर इनके हाथ में आ गई थी लेकिन परमानेंट नहीं थे, इनके पास टेम्परेरी तरीके से इनके हाथ में पावर थी,
ठीक है। अब अल्टीमेटली इनके पास पावर तो थी ना, तो इन्होंने पता है क्या किया, जो पहले पब्लिक मीटिंग्स पे बैन लगे हुए थे, पार्टीज नहीं बनने दे रहे थे, इन सब बैनों को इन्होंने हटा दिया कि नहीं भैया अब तुम बना सकते हो पार्टी वगैरह सब कुछ, ठीक है। इसी बीच क्या हुआ, अप्रैल 1917 में जो व्लादिमीर थे, है ना, वो वापस से, जो बोल्शेविक के लीडर थे, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ये अभी तक जो है रशिया से बाहर थे, इतना सारा यूरोप से बाहर थे, ठीक है, इतने सारे युद्ध वगैरह चल रहे थे, सारी चीजें हो रही थी, तो ये वापस से जो है रशिया में एंटर कर गए, ठीक है, वापस से रशिया लौट आए थे ये। अब जब ये रशिया लौट के आए तो ये कहने लगे कि भैया हम तो शुरू से ही बोल रहे हैं, 1914 से बोल रहे हैं कि वार मत करो, हम तो शुरू से ही इस वॉर के जो है अपोज में थे, कि हम चाहते ही नहीं है कि कभी भी वॉर हो, क्योंकि इस वॉर से बहुत ज्यादा नुकसान होता था, ठीक है। और ये बोल रहे थे कि जो पावर है ना, जो अभी किसके हाथ में है, प्रोविजनल गवर्नमेंट के हाथ में है, प्रोविजनल गवर्नमेंट से पावर छीन के ये पावर दे दो आप सोवियत को, बेटा किसको दे दो, सोवियत को दे दो। देखो क्या कह रहे हैं, ही सेड दैट नाउ द सोवियत शुड टेक पावर इन देयर ओन हैंड्स। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो देखो ध्यान से समझना है ना, आप खुद सोचो, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है ना, उसके अंदर कौन कौन लोग थे, एक तो सोवियत थे, ठीक है, जिन्होंने सारी मेहनत करी है, जो वर्कर्स वगैरह थे, और उसके साथ में एक और कौन था, ड्यूमा। और ड्यूमा पता है ड्यूमा किससे मिलके बनी हुई थी, याद है आपको, जार निकोलस ने बनाई थी वो ड्यूमा। और उसमें कौन से लोग थे, कंजर्वेटिव, मतलब जार निकोलस के खुद के ही लोग बैठे हुए थे। तो ये जो लेनिन थे ना, ये बात जानते थे कि आगे जाके कल को ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है, ये जो ड्यूमा के लोग हैं, ये कल को कहीं ना कहीं दिक्कत देंगे, क्योंकि थे वो कंजर्वेटिव। इसलिए वो चाहते थे कि भैया ये जो पावर है ना, ये प्रोविजनल गवर्नमेंट के हाथ से लो, मतलब तुम ड्यूमा को हटाओ और पूरी पावर जो है वो सोवियत के हाथ में ले लो। मस्त आइडिया था कि नहीं था, इनका बहुत दिमागदार इंसान थे, तो इन्होंने इसलिए ऐसा बोला था, ठीक है। और ये भी चाहते थे कि भैया किसानों को जो है उनकी जमीन वापस से लौटा दो, बेचारे उनका काम उनको करने दो, जो तुमने जमीनें छीनी है ये सब चीजें तुम उनको वापस से दे दो, ठीक है। और एक और चीज ये चाहते थे कि जो बैंक है उसका नेशनलाइजेशन हो जाना चाहिए, बैंक जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, कब्जे में नहीं होनी चाहिए किसी के भी, उसको नेशनलाइज कर दो, सब लोगों के हिसाब से कर दो उसको, ठीक है, ऐसा। तो जो बोल्शेविक की, जो लेनिन की ये सब जो डिमांड्स थी, इसी को बोलते हैं अप्रैल थीसिस, बेटा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि लेनिन की अप्रैल थीसिस कौन सी थी और उसमें कौन कौन सी डिमांड आती थी। तो सबसे पहली डिमांड ये थी कि एक तो युद्ध को बंद कर दो, वॉर को बंद कर दो, दूसरी ये थी कि किसानों को अपनी जमीन लुटा दो, तीसरी ये थी कि जो बैंक से उनका नेशनलाइजेशन कर दो, ठीक है। ऐसे करके इन तीन डिमांड्स को ही हम लोग बोलते थे लेनिन की अप्रैल थीसिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीच बीच में से क्वेश्चन उठ के आते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब लेनिन ने एक और बात, एक सजेशन और दिया, क्या कि जो हमारी बोल्शेविक पार्टी है ना, उसका नाम बदल दो तुम, और उसका उस पार्टी का नाम बदल के हम रख देते हैं कम्युनिस्ट पार्टी। क्या रख दिया उन्होंने, बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल के अब हो गया कम्युनिस्ट पार्टी। ध्यान से सुन लेना, ये सब बात है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन बीच में से कहीं से पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसा टॉपिक है बेटा, द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917, है ना। अब देखो, मैंने अभी तक आपको यह बताया है कि अभी तक जो पावर है वो किसके हाथ में है, वो प्रोविजनल गवर्नमेंट के हाथ में है, ठीक है। अब व्लादिमीर क्या चाहते थे, लेनिन क्या चाहते थे कि भैया इनसे प्रोविजनल गवर्नमेंट के हाथ से पावर ले लो और पूरी पावर किसको दे दो, सोवियत को दे दो। क्यों दे दो, मैंने आपको बताया कि भैया जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसमें ड्यूमा भी इंक्लूड है, और ड्यूमा जो है वो कंजर्वेटिव लोगों से मिलकर बनी हुई है, तो कंजर्वेटिव लोग आगे जाके कहीं ना कहीं दिक्कत करेंगे, तो इनको पता थी ये बात, इसलिए ये जो है इस जो ड्यूमा है उसको हटाना चाह रहे थे और सारी पावर जो है वो सोवियत को देना चाह रहे थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इसलिए जो है सोवियत को जाकर पूरी कहानी सुनाई, ये सारी की सारी बातें समझाई, और सोवियत को जब ये सब बात समझाई ना, तो सोवियत जो है वो गुस्सा हो गए, उनको लगा कि हाँ यार ये तो सही कह रहा है ना। तो सोवियत ने भाई साहब विद्रोह कर दिया, ठीक है, कि यार ये तो हटाओ यार, इनकी नौटंकी नहीं चलेगी। तो ये सब जो है इन्होंने विद्रोह कर दिया बेटा। द October 24 द रिवोल्ट बिगेन एंटिसिपेटिंग अ क्राइसिस, ठीक है। अब जैसे ये विद्रोह हुआ, ये सारी चीजें हुई, तो जो यहाँ पे प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे केरेंस्की। कौन थे, केरेंस्की थे वो, है ना, याद रखना। प्रोविजनल गवर्नमेंट जो थे उनके प्राइम मिनिस्टर कौन थे, वो केरेंस्की थे। तो भैया केरेंस्की के खिलाफ में जब लोग विद्रोह करने लगे, लड़ाई झगड़े करने लग गए, तो ये इन्होंने क्या किया, ये वहां से उस जगह को छोड़ के निकले, ठीक है, लेफ्ट द सिटी, इन्होंने अपनी जगह छोड़ी। और ये काय के लिए गए, ये भैया जो अपनी सैनिक है और जो मिलिट्री उसको इकट्ठा करने में लग गए थे कि कल को कोई दिक्कत हो जाएगी तो भैया हम भी लड़ सकेंगे। इसलिए इन्होंने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की लेफ्ट सिटी टू मोबिलाइज ट्रूप्स, ठीक है, ऐसा।
अब जाते इन्होंने अपनी जो सेना थी, इन केरेंस्की ने अपनी सेना को ये ऑर्डर दे दिया कि जो बोल्शेविक है, जो भड़का रहे हैं, है ना, जो लेनिन भड़का रहे हैं, इनके जितने भी न्यूज़पेपर के जो ऑफिसेस है भैया, उनके ऊपर जाके अटैक करो, उनको कब्जे में लो, तब जाके इनकी अक्ल ठिकाने आएगी। तो भैया जो गवर्नमेंट की जो मिलिट्री थी, जो सेना थी, उन्होंने बोल्शेविक के जो न्यूज़पेपर के जो ऑफिसेस थे उनके ऊपर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, उनको घेर लिया था। अब इन सब बातों से क्या ये बोल्शेविक के जो लोग हैं, इनकी पार्टी के जो लोग हैं, क्या वो चुप बैठेंगे? क्या नहीं बैठेंगे? तो उन्होंने भी भाई साहब बदले में क्या किया, जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसेस थे उन सब के ऊपर कब्जा कर लिया वहां पर, ठीक है। और जब इन लोगों ने कब्जा करा ना, तो इन्होंने तो इतनी भयंकर हालत कर दी उन ऑफिसेस की कि वहां के जो गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनको उनके सामने सरेंडर करना पड़ गया, झुकना पड़ गया भाई साहब वहां पर, ठीक है, ऐसा। और बहुत सारे मिनिस्टर को तो इन लोगों ने अरेस्ट भी कर दिया था, ठीक है। शाम होते होते जो है पूरे के पूरे सिटी के ऊपर जो है किसका कब्जा हो गया था? पूरी की पूरी सिटी के ऊपर कब्जा हो गया था भाई साहब बोल्शेविक का। किसका कब्जा था? बोल्शेविक का। सारी की सारी पावर, सब ताकत जो है इनके हाथ में आ चुकी थी बेटा वहां पर, ठीक है, ऐसा। और जो जितने भी मिनिस्टर थे उन सब ने सरेंडर भी कर दिया था वहां पर, है ना, केरेंस्की के मिनिस्टर ने। अ मीटिंग ऑफ द ऑल रशियन सोवियत कांग्रेस वाज हेल्ड इन पेट्रोग्राड एट विच द मेजोरिटी सपोर्ट द एक्शन ऑफ द बोल्शेविक। मतलब ज्यादातर सभी लोग जो है, चाहे वो सोवियत कांग्रेस भी हो, वो सब इस बोल्शेविक को ही सपोर्ट कर रहे थे। ऑब्वियस सी बात है, वो तो सोवियत के जो लोग हैं वो तो बोल्शेविक को पहले भी सपोर्ट कर रहे थे वहां पर, ठीक है, ऐसा। अब इन सब चीजों से हुआ क्या? व्हाट हैज चेंज सिंस अक्टूबर, मतलब अक्टूबर के बाद में और क्या क्या वहां पर चेंज हुए? तो देखो, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इन बैंक वर नेशनलाइज इन नवंबर 1917। अब देखो, पावर किसके हाथ में आ गई थी बेटा? बोल्शेविक के हाथ में पावर आ चुकी थी, है ना। और बोल्शेविक शुरू से यही चाहते थे कि जो बैंक है उनका नेशनलाइज कर दिया जाए, वो चाहते ही थे, तो उन्होंने नेशनलाइज कर दिया बैंकों को वहां पर, है ना। द लैंड वाज डिक्लेयर्ड एज अ सोशल प्रॉपर्टी, मतलब उन्होंने जो है जितनी भी लैंड थी उसको भैया सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया था। हमारा चैप्टर शुरू से इसी बारे में स्टार्ट था, याद है, कि लोग जो है अपनी खुद की निजी प्रॉपर्टी जो है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को हटाओ और पूरी प्रॉपर्टी को सोशल कर दो। तो अब इनके हाथ में पावर आ गई, लेनिन के हाथ में, तो इन्होंने जो है जो वहां की प्रॉपर्टी थी उसको सोशल कर दिया था वहां पर, ठीक है, ऐसा। In the cities, the Bolshevik left enough for landlords to divide their large houses into smaller parts so that the homeless or needy could also be given accommodation, है ना। मतलब इन्होंने क्या किया कि जिनके बड़े बड़े घर बना रखे थे जिन लोगों ने, उस घर के टुकड़े कर दिए, उसको तोड़ दिए और जरूरतमंद लोगों के हिसाब से कि भैया इन लोगों में बांट दिया वो बड़ा सा घर, ताकि जो है हर एक व्यक्ति उसमें रह सके, सबके लिए जगह हो जाए। मतलब जो बड़ी बड़े महल बने हुए थे ना, उन सबकी बैंड बजा के रख दी इन्होंने, पूरे तोड़ फोड़ दिए थे वहां पर, ठीक है, ऐसा। और ध्यान से, जैसे इन्होंने क्या किया कि जैसे मान लो कि एक बहुत बड़ी जगह है, ठीक है, तो वहां पे जिसको जितनी जरूरत थी उसको उतनी जमीन अलॉट कर दी कि तू अपना काम चला। मान ले किसी के घर में कम मेंबर है तो उसको कम जमीन अलॉट कर दी, तो इससे सभी का भला हो गया था वहां पर में, ठीक है, ऐसा। द यूनिफॉर्म ऑफ द आर्मी एंड द गवर्नमेंट ऑफिसर वर चेंज, मतलब वहां की यूनिफॉर्म जो है आर्मी की या जो गवर्नमेंट ऑफिसर की जो यूनिफॉर्म थी उस सबको चेंज कर दिया था उन्होंने। और होएगा ही ना, पावर इनके हाथ में, तो चेंजेस तो होने ही है सारे के सारे, ठीक है, ऐसा। द बोल्शेविक पार्टी वाज रीनेम्ड रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक। अब बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल के जो है वो हो गया था रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। आ गई बात समझ में, ठीक है। क्या नाम पड़ गया? रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि बोल्शेविक जिसको चलाते थे। आई बात समझ में? पहले बोल्शेविक पार्टी थी, फिर वो कम्युनिस्ट पार्टी में नाम बदला इन्होंने, फिर उस कम्युनिस्ट पार्टी को भी बदल के किसमें कर दिया? उसके आगे रशियन शब्द जोड़ दिया, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। ये ऐसा क्यों करते थे? इन सब शब्दों से जैसे रशियन शब्द जोड़ दिया तो इससे देशभक्ति की भावना जगती है, वहां के लोगों को लगता है कि यार ये तो अपने देश की पार्टी है यार, इसलिए इन लोगों ने इस तरीके की चीजें कर दी और इस तरीके के नाम बदलना स्टार्ट कर दिया था वहां पर, ठीक है, ऐसा। In November 1917, the Bolshevik had election to the Constituent Assembly but could not get a majority in this election. अब आप सोचो, बोल्शेविक को पता है क्या लग रहा था? बोल्शेविक को लग रहा था मैंने तो भाई साहब लोगों के लिए इतना बढ़िया बढ़िया काम करके दिया है, अब तो मैं ही भैया सब कुछ, मैं जैसा बोलूँगा लोग वैसा मानेंगे। तो बोल्शेविक ने सोचा जब मैंने लोगों का इतना भला करा है, लोगों के लिए इतनी हेल्प करी, इतना बढ़िया काम करके दिया है, तो लोग, अगर मैं इलेक्शन करवाता हूँ, मैं वोट करवाता हूँ, तो लोग तो मेरे को वोट देंगे, मेरे को तो जिताएंगे। इस सोच के साथ में इन्होंने वोटिंग करवाई। और मजे की बात बताऊँ क्या है, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी लोग
लोगों ने इनको हरा दिया भाई साहब, हरा दिया लोगों ने, ठीक है। जो असेंबली थी उन्होंने इनकी बैंड बजवा दी, है ना, हरा दिया इनको। अब बोल्शेविक का दिमाग खराब हुआ, बोल्शेविक को लगा यार सालो दगाबाज, तुम्हारे लिए हमने सब कुछ करा और तुमने हमको ही हरा दिया। बोल्शेविक के हाथ में पावर तो थी सही, इन्होंने कह दिया भाड़ में जाए असेंबली, असेंबली मैं नहीं मानता इस असेंबली को। इन्होंने टर्मिनेट कर दिया उस असेंबली को, क्या नहीं मान रहा मैं तो, लो अब बोलो। ये तो वैसी बात हो गई ना, जिसके पास में अपन क्रिकेट खेलते थे बचपन में, जिसके पास बल्ला है, बैट है, अगर वो पहली गेंद पे आउट हो गया तो वो अपना बल्ला लेके ही भाग जाता था कि यार नहीं खेल रहा मैं तो, भाड़ में जाओ, ठीक है अब खेल लो। तो फिर जो जिन लोगों के पास बैट नहीं होता था, है ना, वो सब बोलते थे अरे चल भाई खेल ले यार, तेरे को खिला लेते, एक ओवर और खेल ले, एक चांस और दिया तेरे को, वैसा वाला काम हो गया था। इसने कह दिया कि नहीं मान रहा मैं तो, हटाओ अलग, तुम्हारी पार्टी वार्टी सब भाड़ में जाए अपन, ठीक है। इन्होंने जो है टर्मिनेट कर दिया उस पूरी असेंबली को ही वहां पर, है ना। और ये इतने बड़े वाले थे कि इन्होंने जो है जर्मनी से ही हाथ मिला लिया। सोचो, जर्मनी जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है रशिया का सबसे बड़ा दुश्मन था, अपने दुश्मन से हाथ मिला लिया, इसकी नीयत इतनी खराब हो गई थी वहां पर, ठीक है ऐसा। तो जर्मनी वॉज रशियाज फर्स्ट एनिमी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मतलब मैंने बता दिया ना, जर्मनी के साथ में इन्होंने संधि कर ली थी वहां पर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस द पीपल डिड नॉट इवन हैव फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम। इन सब के बावजूद बेचारे लोग तो परेशानी हो गए थे इन सब चीजों से, उनके पास अपनी खुद की कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, उनको कोई फ्रीडम नहीं मिल रही थी, है ना। यहां तक कि पता है लेनिन ने क्या करा, लेनिन ने जो है अपनी खुद की आर्मी को, मतलब अपनी खुद की पुलिस जो है ना, साइलेंट पुलिस जिसको बोलते हैं, लेनिन हैड डिप्लॉयड सीक्रेट पुलिस, मतलब सीक्रेट पुलिस मतलब गुप्तचर, है ना, चोरी छुपे जो चुपचाप रहती है, ऐसी पुलिस लोगों के बीच में छोड़ दी। अब क्यों छोड़ी कि अगर कोई भी लोग बोल्शेविक के खिलाफ या उसके बोल्शेविक पार्टी या लेनिन के खिलाफ कुछ बोलता हुआ पाया तो उसको भाई साहब ये मारते थे, और किसी किसी को तो एक गोली मार देते थे। मतलब अगर आपने किसी बोल्शेविक के खिलाफ बोला भी सही तो भैया ये उड़ा देंगे, ये है ना। इस बोल्शेविक ने इतना खराब काम कर रखा था, सीक्रेट पुलिस लगा रखी थी वहां पे। अब इन सब चीजों की वजह से बेचारे लोग जो है वो भयंकर परेशान हो गए थे, इतने परेशान हो गए थे, लोगों का गुस्सा जो है बढ़ते जा रहा था। और इस सब चीजों के चक्कर में वहां पर हो गया भाई साहब सिविल वॉर, गृह युद्ध हो गया वहां पे, गृह युद्ध छिड़ गया था बेटा वहां पे, सिविल वॉर जैसे हालत हो गए थे, लोग आपस में लड़ मरने के लिए तैयार हो गए थे वहां पर, ठीक है ऐसा। अब क्या हुआ ध्यान से सुनना, है ना। 1-2 मिनट में पानी पी लेता हूं, अब 2 मिनट रुको आप। और भैया पानी चलो कोई बात नहीं, ठीक है आगे बढ़ाते हैं, पानी खत्म हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, द सिविल वॉर टुक प्लेस बिटवीन 3 काइंड ऑफ पीपल। जो सिविल वॉर है ना बेटा, वो 3 लोगों के बीच में हुआ था। कौन कौन से 3 लोग थे? एक थी रेड आर्मी, जिसको लीड करते थे भाई साहब हमारे व्लादिमीर लेनिन, ठीक है ऐसा। इनको रेड आर्मी क्यों बोलते थे? क्योंकि इनकी जो वर्दी थी वो रेड कलर की थी, इसलिए इनको रेड आर्मी बोलेंगे बेटा, ठीक है ऐसा। और ये सपोर्ट करते थे बोल्शेविक को, है ना, याद रखना व्लादिमीर को। उसके बाद आती थी ग्रीन आर्मी, ठीक है, ये ग्रीन कलर की वर्दी पहनते थे इसलिए इनका नाम ग्रीन आर्मी हो गया, ठीक है ऐसा। ये सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी को सपोर्ट करते थे, बेसिकली किसान या उनसे रिलेटेड लोगों को सपोर्ट करते थे, ठीक है, उसी परिवार से आते होंगे, है ना। फिर उसके बाद तीसरी आर्मी थी जो कि थी व्हाइट आर्मी बेटा, और ये जो है ये सपोर्ट करते थे जार निकोलस को। भाई साहब जार निकोलस ने गद्दी छोड़ी है, मरा थोड़ी ना है, पीठ पीछे कुछ न कुछ तिगड़म बिगड़म बिड़ाते ही रहता था कि कैसे न कैसे करके पावर वापस से मेरे हाथ में आ जाए। तो इसके भी चाहने वाले लोग थे, है ना, तो इसीलिए इसके चाहने वाली जो आर्मी थी उसको ये व्हाइट आर्मी कहते थे, क्योंकि व्हाइट कलर की जो है कपड़े पहनते थे, वर्दी पहना करते थे, ठीक है ऐसा। अब आप ध्यान से समझो, जब सिविल वॉर हो रहा था उससे पहले एक तकलीफ और हो गई। अब वो तकलीफ क्या है ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो बोल्शेविक ने क्या ऑर्डर कर दिया था कि भैया किसानों को अपनी जमीनें लौटा दी जाए, है ना, निजी प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया था और बहुत सारी जमीन जो है किसानों के बीच में बांट दी गई थी। इससे हुआ क्या कि भैया ये जो वहां बोल्शेविक की जो आर्मी थी, वहां की जो आर्मी थी, वहां की जो सेना थी ना, वो टूटने लग गई थी बेटा, है ना। वहां के सेना के बहुत सारे लोग वापस से अपने घर लौटने लग गए थे। अब ऐसा क्यों हुआ? देखो मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि जो जार निकोलस है उन्होंने बहुत सारे किसान जो हट्टे कट्टे किसान थे उसको जबरदस्ती उन्होंने सेना में भर्ती किया था। ये लोग चाहते ही नहीं थे सेना में भर्ती होना, ठीक है, मजबूरन इनको सेना में भर्ती होना पड़ा था, इनका घर बार छोड़ के जाना पड़ा था। पर जब आज वापस से इनको इनकी जमीन दे दी गई तो इन्होंने उस सेना को छोड़ा और ये अपने घर में आ गए कि भैया अब अपन अपने खेती करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, मस्त जिंदगी जिएंगे, खाएंगे पिएंगे, भाड़ में जाए बाकी की सारी टेंशन है, सब कुछ छोड़ के अपने घर में आ गए थे।
थे, अपने घर वालों के पास में, बीवी बच्चों के पास में आ गए थे। अब जब ये लोग सेना को छोड़ के आ गए तो भैया सेना की कमी पड़ने लग गई थी, है ना, तो वहां पे जो है मिलिट्री जो है वो कम हो गई थी बेटा, ठीक है ऐसा। अब जब मिलिट्री ही किसी जगह की कम होने लग जाएगी, मिलिट्री को छोड़ छोड़ के जाने लगेंगे लोग, तो उस देश की बदनामी तो होगी सही ना, खतरनाक वाली। तो बहुत सारे लोगों ने जो है बोल्शेविक की खूब घरघोर बदनामी करी थी बेटा, खूब भयंकर तरीके से बदनामी करी थी वहां पर, है ना ऐसा। अब क्या हुआ देखो, सिविल वॉर चल रहा है। अब उस सिविल वॉर के अंदर जो है तैयारी चल रही है। कौन कौन लड़ रहे हैं भैया? रेड आर्मी लड़ रही है, व्हाइट आर्मी लड़ रही है और ग्रीन आर्मी लड़ रही है। ये सब लोग अपनी अपनी सेना को बढ़ा रहे थे, अपने अपने जो है ट्रूप्स को बढ़ाने में लगे हुए थे कैसे भी करके, है ना ऐसा। अब ये तीनों आपस में लड़ रहे थे और मजे की बात यह है कि ये दोनों ही चाहते थे कि बोल्शेविक को हरा दे, मतलब रेड आर्मी को हराना चाह रहे थे कैसे भी करके, व्लादिमीर को हराना चाह रहे थे, ठीक है। और एक और बात बताऊं, इन दोनों का सपोर्ट कर रहे थे अड़ोसी पड़ोसी देश। कौन कौन? अमेरिका, फ्रांस, जापान, ये भी यही चाहते थे कि भैया ये बोल्शेविक हार जाए, है ना, इसको हराना चाह रहे थे। इसलिए जो है ये जो देश है अगल बगल के, ये भी भैया इन दोनों को सपोर्ट कर रहे थे, इनके पास में आर्मी भेज रहे थे, हथियार भेज रहे थे कि हराओ इसको साले को यहाँ से, ठीक है। अब ये देश इसको क्यों हराना चाह रहे थे? क्योंकि भैया इन देश के अंदर जो है राजा का सिस्टम था, है ना, वहाँ पर राजा वाला काम चल रहा था, जापान और इन सब में वहाँ के जो है राजा का शासन होता था। तो अब यहाँ बोल्शेविक शासन, राजा को हटा दिया इन बोल्शेविक ने, तो भैया इन लोगों को अच्छा नहीं लगा ये बात। इन लोगों के मन में आया कि आज भैया रूस में जो है, रूस के अंदर राजा को हटा दिया, कल को ऐसा हमारे साथ ना हो जाए, हमारे देश में ना हो जाए, इसलिए भैया इस बोल्शेविक को हराओ कैसे भी करके और वापस से जो है निकोलस को बिठाओ, ताकि हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो भी चुपचाप बैठे रहेंगे, वो ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, ठीक है। उसके अलावा ये जो रूस था ना, जो जार निकोलस जो था ना, उसके ही कहीं ना कहीं रिलेटिव्स, कजिन हो सकते हैं, वो ही भैया इन देशों के जो राजा थे। ये मैं बता दूं आपको, ये जो इन देशों के जो राजा थे वो कहीं ना कहीं इसके रिश्तेदारी में कोई ना कोई मिलने जुलने वाले लोग ही हुआ करते थे, तो वो तो अपने रिश्तेदार को सपोर्ट करेगा ही सही ना, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये बोल्शेविक को हराने की चाहते थे। इन सबके बावजूद भी क्या हुआ भाई साहब, इन्होंने लाख कोशिश कर ली, फिर भी बोल्शेविक नहीं हारा और बोल्शेविक ने उल्टा इन सबको हरा दिया। मतलब कि रेड आर्मी जो है इन सबसे जीत गई थी, भयंकर तरीके से मारा इनको, और भैया पूरी की पूरी पावर जो है अब किसके हाथ में आ गई? रेड आर्मी के हाथ में आ गई, मतलब कि व्लादिमीर लेनिन के हाथ में आ चुकी थी। अब भैया वहां के सबसे पावरफुल आदमी कौन थे? वो थे व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, आ गई बात समझ में। अब क्या हुआ, जब ये इतने सारी लड़ाई झगड़े चल रहे थे ना, तो इन झगड़ों में भैया एक तो डकैती, लूटपाट, इस तरीके की जो है चोरी चकारी, ऐसी बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा हुआ करती थी, ठीक है। लूटिंग हो गया, रोबरी हो गया, स्टारवेशन है, ये सब बहुत ज्यादा फैल रहा था वहां पे। फैलेगा ही सही ना, लोगों के खाने पीने के फोड़े पड़ गए थे, इसलिए लोग लूटा पार्टी करने में आ गए थे वहां पर, ठीक है ऐसा। और ये जो व्हाइट्स लोग थे, जो कि जार निकोलस के जो आर्मी थी ना, व्हाइट्स ऐसा, उन लोगों ने क्या किया कि जो भी किसानों ने उनकी जमीनों पे कब्जा किया था, याद है, व्लादिमीर ने जो है जो बोल्शेविक है, उसने भैया जो जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको पब्लिक कर दी थी, ठीक है, कि सबका होगा ये। लेकिन वो उसमें किन लोगों की थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी? जो कि व्हाइट्स, मतलब जार निकोलस और उसके रिश्तेदारों की थी, ठीक है। उनको तो गुस्सा आएगा ना, तुमने उसकी जगह छीनी और लोगों में बांट दी, तो वो तो गुस्सा थे। तो उन्होंने, पता है, उन व्हाइट आर्मी ने क्या किया कि जिन भी किसानों ने उनकी जमीनों को कब्जा करा था उनको भैया मारने लग गए थे, कई लोगों को मार दिया था इन्होंने वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। फाइनली वो टॉपिक आ गया जिसके लिए हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है ना। तो अब देखो क्या था, ड्यूरिंग द सिविल वॉर द बोल्शेविक कंटिन्यूड द नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड बैंक्स। मैंने आपको बताया ही है, बोल्शेविक जो है लगातार बैंकों को नेशनलाइज कर रहे थे वहां पर, ठीक है ऐसा। सेंट्रलाइज प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस फॉर गवर्नमेंट्स, मतलब कि गवर्नमेंट ने क्या करा, सेंट्रलाइज प्लानिंग कर ली, जैसे अपने होती क्यों नहीं होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग, स्टेट गवर्नमेंट अलग, ऐसे वहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट निकाल दिया था वहां पर, ठीक है ऐसा। द ऑफिसर यूज्ड टू कैलकुलेट हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क, और ऑफिसर जो समझदार लोग थे वो इस हिसाब किताब लगाते थे कि भैया इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाए, किस तरीके से इकोनॉमी काम करेगी। इसके लिए वो क्या करते थे, अगले 5 साल की जो है वहां पर योजनाएं बनाते थे, जिसको हिंदी में तो पंचवर्षीय योजना कहते हैं और इंग्लिश में उसको बोलते हैं बेटा फॉर्मुलेटिंग 5 ईयर प्लान, इंग्लिश में बोलते हैं 5 ईयर प्लान्स, ठीक है ऐसा। आपने हिंदी में सुना होगा ये, ऐसे कई शब्द सुने होंगे कभी, 5 ईयर प्लान्स तो नहीं सुनने में आता होगा, पर आपने गवर्नमेंट के उससे सुना
सुना होगा, पंचवर्षीय योजना है, ऐसे नाम से ज्यादा फेमस होती है अपने भारत के अंदर ये, ठीक है ऐसा। तो ऑन द बेसिस दे सेट टारगेट फॉर 5 ईयर्स, वो अगले 5 साल का टारगेट बनाते थे कि अगले 5 साल में हम लोग क्या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इस तरीके की चीजें वो लोग करते थे वहां पर, ठीक है ऐसा, कि देश को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ही स्टार्टेड फॉर्मुलेटिंग 5 ईयर्स प्लान, जिसकी वजह से वो 5 साल के प्लान्स बताते थे और उस हिसाब से वो काम करते थे, जिसको अपने यहाँ पे पंचवर्षीय योजना जैसी चलती है ना उस टाइप की, ठीक है ऐसा। ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान्स 1927 से लेकर 1932 एंड 1933 से लेकर 1938 में द गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल मैनर ऑफ प्राइसेस इन ऑर्डर टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। गवर्नमेंट ने हर एक चीज की जो रेट है वो फिक्स कर दी थी। गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि अगले 5 साल तक जो है हम कोई भैया महंगाई नहीं बढ़ाएंगे। इससे क्या होता था, इस ऐसा फिक्स करने से इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती थी बेटा, वहां के उद्योग जो है वो बहुत अच्छे से चलने लग गए थे वहां पर, ठीक है ऐसा। और गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रलाइज प्लानिंग गेव अ ग्रेट इम्पेटस टू इकोनॉमिक ग्रोथ। कहने का मतलब यही है कि जब सेंट्रलाइज हो गया सब कुछ तो उससे जो है अच्छे से खासी इकोनॉमिक ग्रोथ होने लग गई थी, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बिगेन टू ग्रो, प्रोडक्शन ऑफ ऑयल, कोल एंड स्टील, ठीक है, इंक्रीज बाय 100% बिटवीन 1929 एंड 1933। मतलब कि ऑयल हो गया, कोयला हो गया, स्टील हो गया, इन सब का प्रोडक्शन भी बढ़ने लग गया था और 100% से ग्रोथ हुई थी उसकी, ठीक है। न्यू इंडस्ट्रीज सिटीज केम इनटू एग्जिस्टेंस, और अलग अलग इंडस्ट्रीज मतलब अलग अलग शहरों के अंदर भी जो है इंडस्ट्रीज वगैरह खुलने लगी थी। पहले इंडस्ट्री किसमें थी, सिर्फ और सिर्फ सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर और मॉस्को के अंदर थी। अब अलग अलग रूस के अंदर अलग अलग शहरों में जो है अलग अलग इंडस्ट्री बनने लग गई थी वहां पर, ठीक है ऐसा। और भी गवर्नमेंट ने क्या किया, देखो ध्यान से सुनना, अब इतना तरक्की हो रही है, सब कुछ हो रहा है, जब इतनी तरक्की होती है ना तो इसमें मजदूरों की वेंट बच जाती है, क्योंकि इतना काम कराया जाता है कि उनकी हालत खराब हो गई थी बेचारी, उनकी जिंदगी बहुत खराब हो गई थी, ठीक है ऐसा। तो यहाँ पे एक जगह की कहानी सुनाई गई है और वो क्या है, देखो, हाउएवर अंडर द प्रेशर ऑफ द फास्ट कंस्ट्रक्शन वर्क द वर्किंग कंडीशन स्टार्टेड डिटेरियोटिंग, है ना ऐसा। द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टील प्लांट इन द सिटी ऑफ मैग्निटोगोर्स्क वाज कंप्लीटेड विद इन 3 ईयर्स। मतलब एक सिटी है वहां पर एक प्लांट डलना था स्टील वगैरह किसी चीज का, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टील प्लांट, ठीक है, जो कौन सी सिटी में डलना था, मैग्निटोगोर्स्क करके एक सिटी है वहां पे डलना था, और उस प्लांट को 3 साल में ही बना दिया गया था। अब कहने में तो कितना बढ़िया लग रहा है, 3 साल में बन गया था, लेकिन वहां की जो लेबर थी ना उनकी बैंड बच गई थी, इतना काम करवाया था भैया, बहुत काम कराया, जिससे उनकी हालत खराब हो गई थी, तबीयतें खराब हो गई थी, कई लेबर तो मर भी गए थे वहां पर, ठीक है ऐसा। तो उनकी बहुत ज्यादा हार्ड लाइफ हो गई थी, है ना। एज अ रिजल्ट ऑफ विच वर्क स्टॉप 550 टाइम्स इन द फर्स्ट ईयर। मतलब इन सब चीजों की वजह से एक ही साल में 550 बार काम रुक गया था वहां पे। अब आप सोचोगे सर एक साल में तो 365 दिन ही होते, फिर 550 बार कैसे काम रुका? अरे भैया एक एक दिन में 2-2, 3-3 बार काम रुक जाते थे। कभी किसी मजदूर की तबीयत खराब हो गई, कभी कोई मजदूर मर गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, ऐसे करके 550 बार काम रुक गया था, ठीक है। और एन एक्सपेंडेड, अच्छा एक और प्रॉब्लम भी थी वहां पे कि ये जो मजदूरों के जो हेड क्वार्टर थे, मतलब जो यहाँ जहाँ पे रहते थे, हेड क्वार्टर के सॉरी रेजिडेंटल क्वार्टर जहाँ पे रहते थे, वहां पे टॉयलेट वगैरह की भी फैसिलिटी नहीं थी। इन बेचारों को वहां पे एक तो ठंड भयंकर पड़ती थी, इन बेचारों को 4थी मंजिल से उतर के टॉयलेट जाना पड़ता था। इनकी भयंकर हालत सोचो ना, आप दिन भर काम कर रहे हो और अब आपको टॉयलेट जाना है तो आपको 4 मंजिल उतर के टॉयलेट जाना पड़ रहा है, आपकी तो हालत ही खराब हो जाएगी। तो इनकी बेचारी की बहुत वेंट बजी थी वहां पर, ठीक है ऐसा। अब ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट इनके लिए कुछ भी नहीं कर रही थी, गवर्नमेंट भी इनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रही थी। गवर्नमेंट ने जो है इन लोगों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहा, इनके घर वालों को बढ़िया शिक्षा मिले, इस तरह की चीजें करना चाह रही थी। और जैसे मान लो कि किसी कोई वर्कर है, वो फीमेल वर्कर है, अब वो किसी फैक्ट्री में काम कर रही है ना, तो वहां पे उनके जो बच्चे थे उनके लिए वहां पे किंडरगार्टन जैसी व्यवस्था कर दी गई थी, जिसको क्रिचेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्रिचेस, इसको क्रिचेस भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब उनके बच्चे वहां खेलते रहेंगे और जो है बाकी के जो फीमेल वगैरह है, जो मेल है, जिनके बच्चे वहां खेल रहे हैं, वो लोग वहां अंदर अच्छे से काम कर सके, ठीक है ऐसा। तो जो बाहर जिस जगह पे खेलते थे उसको क्रिचेस बोलते हैं, ठीक है। आज भी ऐसा कॉन्सेप्ट होता है अपने आईटी सेक्टर या बहुत सारी जगह पे, इस तरीके की सुविधा अपने भारत में भी है ना ऐसा। और गवर्नमेंट ने जो है वहाँ के लोगों को अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड करा, मतलब
उनके इलाज ठीक ठाक तरीके से करवा दिया, फ्री इलाज करवा दिए, है ना, कम पैसे में इलाज करवा देती थी, तो सरकार करती थी उन लोगों के लिए भी काम, ठीक है ऐसा। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी जो है, बट द रिजल्ट ऑफ ऑल दिस एफर्ट्स वर नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर बिकॉज गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड। मतलब ये कुछ कुछ जगह ही अच्छे से इंप्लीमेंट होता था, कुछ जगह तो इसका कोई काम नहीं होता था। अपने आप में भी होता है कि नहीं, अपने गवर्नमेंट ने कुछ भी एक नियम बनाया, कुछ भी सुविधाएं निकाली, तो क्या वो देश के हर एक कोने में बराबर तरीके से चलती है? क्या नहीं चलती ना। शहरों को सुविधा मिल जाती है, बेचारे गाँव में तो आज भी नहीं मिलती है, ठीक है ऐसा। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन, है ना। अब आप ध्यान से समझना, हो क्या रहा था कि जो बोल्शेविक के जो लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, अब वो बूढ़े हो चुके थे और मर गए थे, ठीक है। तो अब पावर किसके हाथ में आ गई? पावर हाथ में आ गई थी स्टालिन के हाथ में, जोसेफ स्टालिन। मैं दिखाऊंगा आपको आगे, है ना ऐसा। अब क्या हुआ देखो, ध्यान से सुनो। अराउंड 1927 से 1928 देयर वाज अ सीवियर ग्रेन क्राइसिस इन द सिटीज ऑफ रशिया। वहां पर भयंकर तरीके से ग्रेन क्राइसिस आ गया था, खाने पीने के फोड़े पड़ गए थे, अकाल जैसी स्थिति बन गई थी वहां पर, ठीक है। द गवर्नमेंट हैड फिक्स्ड द प्राइस ऑफ ग्रेन्स। गवर्नमेंट ने जो है ग्रेन की प्राइसेस फिक्स कर दी थी। मतलब गवर्नमेंट ये चाहती थी कि किसान जो है भैया, हम गवर्नमेंट जिस प्राइस पे बताए उसी प्राइस पे बेचे। किसान अपनी मर्जी से नहीं बेच सकता था, गवर्नमेंट ने इतना खतरनाक काम कर दिया था। लेकिन जो किसान लोग थे वो चाहते थे कि नहीं यार, हम हमारे हिसाब से बेचेंगे यार, ये कोई बात हो क्या, हम तुम कैसे हमारी रेटें फिक्स कर रहे हो कि हम कितने पे बेचेंगे। इस तरह की एक्टिविटी वहां पर बहुत ज्यादा होने लग गई थी, ठीक है। अब जिसकी वजह से जो बहुत सारे किसान थे, अमीर हो या गरीब, उन्होंने क्या कर रखा था, उन्होंने अपने अनाज को बेच ही नहीं रहे थे, वो स्टॉक करके रखने लग गए थे कि जाओ नहीं बेचते, हम अपनी चीज हम ही रखेंगे, है ना, जब जरूरत पड़ेगी तब बेचेंगे हम, जब भाव आएंगे, जब रेटें हाइक होगी तब जाके बेचेंगे, जिससे हमको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो ऐसी करके वहां पे समस्या होने लग गई थी वहां पर, ठीक है। तो क्या था, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था स्टालिन, जोसेफ स्टालिन, जिनका नाम, जिस इन्हीं के ऊपर स्टालिनिज्म करके आ रहा है ये टॉपिक, ठीक है ऐसा। स्टालिन हु सक्सीड लेनिन एज द पार्टी चीफ टुक स्ट्रॉन्ग मेजर टू डील विद द सिचुएशन। मतलब जो स्टालिन आए, अब इनके हाथ में पावर थी, है ना, इन्होंने जो है इस पूरी सिचुएशन के, जो लोग बागों ने स्टॉक करके रख रखे हैं, इस पूरी सिचुएशन से, जो अनाज की कमी हो गई है, इस सिचुएशन से निपटने के लिए इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने जो रिच फार्मर है ना, ये समझ गए कि रिच फार्मर एंड ट्रेडर्स जो है वो अपनी फसल को बेच नहीं रहे हैं। इसलिए नहीं बेच रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है उनकी फसलों के दाम आएंगे, रेटें आगे बढ़ेगी, जब हम स्टॉक कर लेंगे तो पैसा ज्यादा मिलेगा, वो ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में बेच नहीं रहे। तो इन्होंने क्या किया बेटा, टू कंट्रोल दिस सिचुएशन इट वाज नेसेसरी टू कर्ब स्पेक्यूलेशन, है ना, एंड कॉन्फिस्केट द ग्रेन स्टोर्ड विद इन द ट्रेडर्स। मतलब इन्होंने बोला कि भैया ये जरूरी हो गया है कि जो जिन लोगों ने स्टोर कर रखा है उनसे सामान, उनसे जो अनाज है उसको लेके आना पड़ेगा, वहां पे छापे मारने पड़ेंगे, चाहे पैसे दे के लाओ या छापे मार के लाओ वहां से, ठीक है ऐसा। तो इन्होंने इन 1928 मेंबर ऑफ द पार्टी टोल्ड ग्रेन ग्रोइंग एरियाज, तो इन्होंने अपने मेंबर को भेजा कि भाई साहब, इन्होंने अपनी सेना को भेजा कि जाओ गांव-गांव में जाओ, हर एक जगह पे जाकर देखो, जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अनाज को स्टोर कर रखा है, उनसे अनाज या तो उनको पैसे दो, उसके बदले लेके आओ, जो फिक्स प्राइस गवर्नमेंट ने रखी है वो दे दो, और उतना पैसा देके उस हिसाब से अनाज लेके आओ। अगर वो नहीं बेचने पर तैयार होते, साले के डंडे मारो, ठीक है, मारो उनको, जाके जितने भी अमीर किसान है उन सबके पास में जाओ और उनसे जो है डंडे मार के उनसे सब छापा मारो उनके यहाँ पे और उनसे लेके आओ वहां पर, ठीक है ऐसा। अब देखो एक बात और बताता हूं, वहां पे they forcibly bought grain from the peasant and raided the hideouts of the कुलक्स। अब यहाँ पे एक शब्द आया है कुलक्स। कुलक्स पता है कौन है? जो रशिया है उसके जो रिच किसान होते हैं, रिच पीजेंट जो होते हैं, उनको कुलक्स बोलते हैं बेटा, ठीक है। द एफ्लुएंट पीजेंट इन रशिया वर कॉल्ड कुलक्स। तो ये एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि कुलक्स किसको कहते हैं, तो ध्यान रखना भैया, रशिया के जो रिच पीजेंट है ना, एफ्लुएंट पीजेंट है, अमीर किसान जो है उसको हम लोग कुलक्स बोलते हैं। ध्यान रखना ये बात आप, ठीक है ऐसा। तो कुलक्स वगैरह इनके यहाँ पे छापा मारने के लिए बोल दिया। व्हेन द शॉर्टेज ऑफ द फूड ग्रेन परसिस्टेड इट वाज डिसाइडेड टू कलेक्टिवाइज द फील्ड। इन सब चीजों के बावजूद भी जब भैया अनाज की कमी की पूर्ति हो ही नहीं रही थी, अनाज बढ़ ही नहीं रहा था, जो शॉर्टेज थी वो अभी की अभी भी थी, तो
जो गवर्नमेंट थी, जो स्टालिन था, वो समझ गया कि लोग ऐसे नहीं मानेंगे। अब इसका एक ही इलाज है कि भैया लोगों की जो जमीन है ना, जो अलग अलग है, हर इंसान की अपनी अपनी जमीन है, सबकी खुद की। अमीर लोगों के पास ज्यादा जमीन है, गरीब के पास में कम जमीन है, बेचारे भुगत गरीब ही रहे। तो कैसे भी करके इनकी जो छोटी छोटी जमीन है, इन सब जमीनों का कलेक्टिवाइजेशन कर देना चाहिए, मतलब इन सबको मिलाकर एक कर देना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है उसको हटा के इन सब की जमीनों को एक साथ मिला दो और इस पूरी प्रॉपर्टी को सोशलिस्ट कर दो, सोशल कर दो, मतलब सबकी प्रॉपर्टी कर दो इससे, ताकि सबका भला होगा। अब ऐसा करने से और भी क्या क्या फायदे थे, देखो जो छोटे किसान थे उनकी जमीनें बहुत कम थी, तो इनकी जमीनों पे जो है मॉडर्न तरीके से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में खेती हो ही नहीं सकती थी ना, क्योंकि जमीनें इतनी कम थी कि इंस्ट्रूमेंट वगैरह उतनी सब चीजें काम ही नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, बहुत सारे छोटे किसानों की जमीन भी ली और बड़े बड़े जो कुलक्स थे उनकी भी जमीनें ले ली इन्होंने, जबरदस्ती उनसे छीनी, डरा धमका के उनसे छीन ली, उनकी भी जमीनें ली, उन सब जमीनों को एक साथ मिला दिया, जिसको कलेक्टिवाइजेशन बोलते हैं। आई बात समझ में कलेक्टिवाइजेशन क्या है? ठीक है, इस तरीके से अब इस बड़ी जमीन पे क्या करते, सारे के सारे किसान एक साथ मिलके काम करते, और जो भी प्रॉफिट आता उसको ये आपस में शेयर कर लेते। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बढ़िया था, ऐसा है ना? आई बात समझ में? अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। फ्रॉम 1929 ऑनवर्ड्स द पार्टी इशूड ऑर्डर टू ऑल पीजेंट टू वर्क इन कलेक्टिव फार्मर। तो भैया पार्टी ने बोल दिया कि अब भैया किसी एक की जमीन नहीं रहेगी, अब सबको जो है आपस में मिलजुल कर जमीन पे काम करना पड़ेगा, और काम करके जो है जो भी प्रॉफिट होगा उसको सब बराबर हिस्सों में अपने अपने हिसाब से बांट लेंगे, जिसको जितनी जरूरत है उस हिसाब से वो बांट लेगा और सबका काम चलेगा वहां पर। ठीक है, मच ऑफ द लैंड एंड इक्विपमेंट वाज हैंडेड ओवर टू द ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म्स। ठीक है, मतलब ज्यादातर जमीन जो है वो सब कलेक्टिव फार्म्स में कन्वर्ट हो गई थी। ऑल द पीजेंट वर्क ऑन कलेक्टिव फार्म्स एंड द प्रॉफिट्स ऑफ द कोलोक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पीजेंट। जो मैंने आपको बताया है वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख भी रखी है। ठीक है ना, ऐसा। अब देखो क्या हुआ, ये सब इससे जो गरीब किसान थे वो तो मस्त हो गए, खुश हो गए एकदम कि यार बहुत बढ़िया काम हो गया यार, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर जो कुलक्स थे वो नाराज हो गए। ऑब्वियस सी बात है यार, जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास जमीनें हैं, जिसने इतनी मेहनत करके कमाया है, अगर उसकी चीजें तुम छीनोगे तो वो तो नाराज होगा ना। तो ये सब नाराज हो गए थे, इतना गुस्सा गए थे ये इस स्टालिन के ऊपर, सरकार के ऊपर, कि इनको गुस्से में इन्होंने क्या किया कि जो इनके जितने भी जानवर थे, है ना, जितने भी इन्होंने जो जानवर पाल रखे थे उसमें बहुत सारे जानवरों को इन्होंने मारना शुरू कर दिया। ठीक है, क्यों मारना शुरू करा कि भैया हम विरोध में, गवर्नमेंट के विरोध में इन्होंने अपने ही जानवरों को मारना शुरू कर दिया, जिससे खेती बाड़ी इन सब चीजों पे इफेक्ट पड़ने लग जाए। नाराज हो गए थे ये लोग। अब जैसे इस बात की खबर स्टालिन को पड़ी, उसको पता चल गया कि अच्छा लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, उसको आया गुस्सा। उन्होंने भैया इन सब लोगों को जो है जेल में डाल दिया। ठीक है, इन लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई चालू कर दी उन्होंने कि नहीं भैया तुम्हारी बहुत हो गई नौटंकी। ठीक है, तो उन्होंने इतनी सारी चीजें करी, इतने सारी तकलीफें झेली, उसके बावजूद भी पता है क्या हुआ। इन फैक्ट द पुअर हार्वेस्ट ऑफ 1930-1933 was followed by the worst famine in Soviet history in which more than 4 million people died। इतना सब कुछ करा, उसके बावजूद भी भाई साहब अकाल पड़ गया, खाने पीने के वांदे पड़ गए लोगों के, है ना। और इस अकाल में लगभग 4 मिलियन पीपल मर गए थे, 40 लाख लोग मर गए थे। बताओ, सब कुछ कर लिया, इन्होंने सोचा कि कलेक्टिवाइजेशन से प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, जबकि प्रॉब्लम तो और ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, ऐसा। कितने लोग मरे? 40 लाख लोग मर गए थे बेटा वहां पर, है ना, ऐसा। और जब लोग विरोध कर रहे थे, जो कुलक से वो सब विरोध कर रहे थे, अब इतने सारे लोग मरेंगे तो लोग तो यार बोलेंगे ना यार, वो तो गवर्नमेंट के खिलाफ में बोलेंगे। तो गवर्नमेंट जो है, स्टालिन इतना खतरनाक आदमी था, उसने क्या किया, इन सबको जबरदस्ती जेल में ठूस दिया। क्या बोलो, है ना। जेल में भी अगर ये बोलते तो बहुत, और भी नहीं मान रहे थे ना बहुत सारे लोग, उनको इसने मरवा दिया था, बहुत सारे लोगों को मरवाया था बेटा वहां पर ये। ठीक है, तो बहुत खतरनाक काम कर दिया था इसने वहां पर, है ना, ऐसा। नेक्स्ट टॉपिक आता है द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द सोवियत यूनियंस ग्लोबल इन्फ्लुएंस। ये हमारा लास्ट टॉपिक है और अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। The Socialist Party of Europe did not agree very much about the way Bolshevik seized power and conducted their rules। बहुत सारी सोशलिस्ट जो पार्टी थी ना, वो इस बोल्शेविक के तरीके से सहमत नहीं थी, कि इसने जो भी तरीके अपनाए थे उससे सहमत नहीं थे। लेकिन इस बोल्शेविक की एक बात अच्छी थी कि इसने सब लोगों को एक साथ मिलाया था। ठीक है, कम्युनिस्ट कर दिया था इसने सबको। ठीक है, बट द प्रोस्पेक्ट ऑफ द एस्टेब्लिशिंग अ
टॉयलिंग स्टेट हैड गिवन अ न्यू होप टू द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी वर फॉर्म्ड मेनी कंट्रीज। फॉर एग्जांपल, अब इसने कम्युनिस्ट पार्टी का जो आइडिया दिया था ये बहुत सारी कंट्रीज में फॉलो हुआ फिर। ठीक है, जैसे मैं बताऊं आपको कि इंग्लैंड के अंदर भी एक पार्टी बनी थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ऐसे अलग अलग जगह पे इस तरह की पार्टियां बनना स्टार्ट हो गई थी, लोग फॉलो कर रहे थे बोल्शेविक को बेसिकली। ठीक है, ऐसा द बोल्शेविक ऑल्सो एनकरेज द मासेस ऑफ द कॉलोनीज टू फॉलो देयर। और बोल्शेविक भी चाहते थे कि ये सब चीजें जैसे हमने किया है ऐसा सब अलग अलग कॉलोनीज में हो, अलग अलग जिस देश पे हमने कब्जा कर रखा है वहां पर भी इस तरीके की चीजें हो बेटा। ठीक है, वहां पे भी कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह बने। बाय द टाइम द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगेन, सोशलिज्म हैड गेन अ ग्लोबल आइडेंटिटी एंड स्टेटस बिकॉज ऑफ द सोवियत यूनियन। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आते आते जो है बोल्शेविक और जो सोवियत यूनियन है उसमें बोल्शेविक बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे भाई साहब। इनके जो तरीके थे वो बहुत फेमस हो गए थे वहां पर। ठीक है, और जब फेमस हुआ तो सब पूरी दुनिया में ये सब बातें होने लग गई, तो हमारे इंडिया के अंदर भी इस तरीके की चीजें होने लग गई थी वहां पर। ठीक है, तो क्या हुआ, देयर वर मेनी इंडियंस अमोंग दोज हु वर इंस्पायर्ड बाय द रशियन रिवॉल्यूशन। हमारे इंडिया के जो लोग हैं वो भी रशियन रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड हो गए थे। ठीक है, रशिया किससे इंस्पायर्ड हुआ था, फ्रांस से। ठीक है, और हमारे इंडिया के लोग जो है वो भी रशियन रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड हो गए थे बेटा। मेनी ऑफ देम वर एजुकेटेड एट द कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी। बहुत सारे लोग इंडिया के लोग जो है उन्होंने कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी से शिक्षा भी ली थी वहां से। ठीक है, इन द 1920 द कम्युनिस्ट पार्टी वाज आल्सो फॉर्म्ड इन इंडिया। है ना, हमारे इंडिया के अंदर भी कम्युनिस्ट पार्टी बनने लग गई थी 1920 में। मेंबर ऑफ दिस पार्टी वर इन कांटेक्ट विद द सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, ऐसा मतलब जो यहाँ के मेंबर थे कम्युनिस्ट पार्टी के वो सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी जो रशिया की थी उसके कांटेक्ट में भी थे। अमॉन्ग द इंडियंस हु वेंट रशिया वर जवाहरलाल नेहरू गए थे और रविंद्रनाथ टैगोर गए थे बेटा। ठीक है, तो अमॉन्ग द इंडियंस हु वेंट रशिया वर जवाहरलाल नेहरू एंड रविंद्रनाथ टैगोर हु ऑल्सो रोट अबाउट सोवियत सोशलिज्म। इन लोगों ने जो है सोवियत सोशलिज्म के बारे में लिखा भी था। ठीक है, ऐसी काफी सारी किताबें भी चल रही थी उस समय और बहुत सारे इमेजेस भी आए थे। है ना, इस तरीके की चीजें हो रही थी वहां पे। ठीक है, ऐसा तो ये सब चीजें हुई और भैया अपना चैप्टर हो गया खत्म। बेटा मैंने आप लोगों को जो है मेरे इस चैनल के ऊपर है ना क्लास 9th इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड वालों को मैं भैया मैथ्स, साइंस और एसएसटी तीनों ही सब्जेक्ट इंग्लिश के अंदर पढ़ा रहा हूं एनिमेशन के साथ में। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बेटा। ठीक है।